अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखती हैं आंखों सुनते कानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट देखते हैं। हमेशा की तरह कहते हैं कि मिलाइए अपनी आवाज़ हमारी आवाज़ के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का और यही मकसद है इस प्रोग्राम का। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाज़ें दूर-दूर तक जा भी रही हैं। इस प्रोग्राम में आने से पहले हमेशा की तरह कहते हैं लफ्ज़ों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। ऐसे लफ्ज़ बोलिए जिससे किसी की दिल आज़ारी ना हो, उसका खास ख्याल रखिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अपने टॉपिक पे रहिए, अपनी बात पे रहिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, मगर आप कॉलर के ऊपर ना जाइए। हमेशा मैं इंट्रो में यही कहती हूँ और यही स्टार्ट ही यहीं से लेती हूँ, मगर आप लोग फिर लास्ट में यही होता है कि आप लोग एक दूसरे के ऊपर फाइट शुरू कर देते हैं, लड़ाई शुरू कर देते हैं, और फिर इसके बाद आप चाहते हैं कि बस कॉलर के साथ ही सवाल जवाब होने लगे। तो इससे जरा प्रेस क्या करें, अपना तजिया दिया करें, अच्छा सा आके तजिया दें। जो कल कंटिन्यू दिया जा रहा था, तो मैंने कहा था इंशाल्लाह कल जल्दी प्रोग्राम में शामिल हुएगा। जो लोग आए थे जिनको मैं नहीं ले सकी, कुछ लोग आए जिनको मैं एयर भी नहीं कर सकी, उनके भी मैसेज आए कि आपने हमें एयर ही नहीं किया, हम अपना ये पॉइंट देने वाले थे। तो जरा जल्दी आया करें, 9 बजे स्टार्ट होता है शो, तो 9 बजे आए। अगर थोड़ी सी बात करनी है, मुख्तसर सा मैसेज देना है आपको, तो 9 बजे आ जाए। मैं आपको 9 बजे आपका बिल्कुल फौरन आपको एयर करूंगी। अगर मैं तजिया लंबा तजिया जैदी भाई से ले भी रही हूँ, मगर अगर आप आए, नए कॉलर है और छोटा सा, मुझे पता है कि आप लोग ज्यादा नहीं बात करेंगे, छोटी सा देंगे अपना मैसेज, तो यकीन हम जरूर आपको एयर करेंगे, फौरन बीच के अंदर ले लेंगे। ऐसा कोई मसला नहीं है, आप लोग कॉल कर सकते हैं। मगर आप लोग इंतजार करते रहते हैं बिल्कुल एंड टाइम पे, जब शो खत्म हो रहा होता है तो उसके बाद आप चाहते हैं कि मैं ओवर और टाइम ले लूं, तो ये नहीं होता। शो खत्म हो जाता है तो कट करना पड़ता है और आप लोग के मैसेज रह जाते हैं। तो इसलिए प्लीज आप लोग जल्दी ज्वाइन किया करें, इस शो को देख रहे होते हैं तो कॉल भी जल्दी ज्वाइन किया करें, इंतजार ना क्या करें। किस बात का इंतजार है, आपको अपनी बात कहनी है, जरूर आइए और जरूर अपनी बात कहिए, तो ज्यादा बेहतर होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान की सियासत पे इमरान खान को जिस तरह नवाज शरीफ को चाहिए था यहाँ से निकलना, 2017-2018 में जब इमरान खान को लाया गया, तो नवाज शरीफ को आपको पता है कितनी सजाएं उनके ऊपर थी, कितने इल्जामात उनके ऊपर थे, मगर आज वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह सारे इल्जामात से बरी हो चुकी हैं और अहल भी हो चुके हैं। इलेक्शन में भी खड़े हो रहे हैं, बहुत जोरों शोर के साथ वो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। जबकि पीपल्स पार्टी का कहना है कि चौथी दफा तो वजीर आजम किसी सूरत भी हम बनने नहीं देंगे। अभी देखते हैं कि होता क्या है। जैसे कि आपको मालूम है, बड़ी बड़ी कुव्वतें और बड़ी बड़ी ताकतें जो चाहती हैं वो करती हैं, और इमरान खान को इस वक्त सिर्फ ये चाहिए कि उनको इलेक्शन की तरफ जाया जाए और उनको इजाजत दी जाए इलेक्शन लड़ने की। बल्ले का निशान उनको मिलना चाहिए और इलेक्शन अवाम के सामने उनको आने की इजाजत दी जाए। सिर्फ उनकी ये ख्वाहिश है, वो सिर्फ ये डिमांड कर रहे हैं, ये सिर्फ डील बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो डील नहीं बना रहे जो नवाज शरीफ ने डील बनाई थी कि मुझे यहाँ से निकाल के बाहर भेज दिया जाए, तो वो डील नहीं चाह रहे हैं। वो तो इस मुल्क में रह के अवाम के साथ मिलकर इस मुल्क की बेहतरी चाह रहे हैं। अब नवाज शरीफ क्या बेहतरी चाह रहे हैं या इमरान खान बेहतरी चाह रहे हैं, इस पे हम डिस्कशन करेंगे कि नवाज शरीफ अगर आते हैं तो मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाते हैं, या इमरान खान आते हैं जो अभी मौजूदा हालात हैं जो आप लोग के सामने हैं। तो अगर ये लोगों में से जो भी आता है तो मुल्क इस कंडीशन में इनको मिलेगा, तो मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा, इस पे बात करेंगे। और इलेक्शन का सवाल पैदा होता है कि इलेक्शन इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे या नहीं होंगे। जिस तरह कहा जा रहा है कि फतर की लकीर है, इलेक्शन तो 8 फरवरी को होंगे। तो इन सब चीजों पे बात है, मगर लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिएगा। ऐसे लफ्ज बोलिएगा जिससे दिल आजारी ना हो। और चौथी दफा अगर आप लोग देख रहे हैं कि नवाज शरीफ को वजीर आजम देख रहे हैं और हालात आपने देख लिए, अगर जाके अवाम से, आम पब्लिक से बात की जाए तो आम पब्लिक बहुत परेशान है। आपको पता है कि पेट्रोल इतना महंगा हुआ है कि लोग गाड़ी में अपने पेट्रोल नहीं डलवा सकते। 1 लीटर पेट्रोल डलवाना भी लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। जो बाइकों पे सवार है, जिनको बेचारों को जॉब पे जाना है, तो उनके लिए भी बहुत मसला बना हुआ है। आटा इतना महंगा हो चुका है, रोटी इतनी महंगी हो चुकी है कि लोगों की चीखें निकली हुई है। जब सर्वे करने जाते हैं तो उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत, पूछा गया कि ये जो हुकूमत चल रही है तो ये क्या ठीक है? उन्होंने कहा निगरान हुकूमत कोई हुकूमत ही नहीं है। वो काम क्या कर रही है? सिर्फ वो तो सेल्फियां बनाती फिर रही है। निगरान हुकूमत जो है वो कोई काम ऐसा नहीं कर रही है जिसपे पब्लिक खुश हो। आम पब्लिक के लिए, गरीब आवाम के लिए कोई नहीं सोच रहा, कोई भी उसके पास प्लान नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं कर रहा। तो लोगों से पूछा गया कि अगर नवाज शरीफ आएंगे तो आप क्या देखते हैं? अगर नवाज शरीफ भी आ जाएंगे तो क्या पैसा लूटने के लिए आ रहे हैं मुल्क का, जिस तरह पहले लूटते रहे? तो ये आम आवाम की सिर्फ एक छोटा सा मैसेज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। अब आप लोग बता दीजिए आप लोग की क्या राय है। जैदी भाई से पूछते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम जैदी भाई, क्या हाल है आपके, कैसे हैं? समीना वालेकुम सलाम, और आपके नाज़रीन और सामीन को भी मेरा सलाम। जी जनाब। एक तो मेरे ख्याल से जी आने वाले दिनों में जैदी भाई, एक सेकंड के लिए आप मेरे साथ ही रहे। आने वाली खबरें यहीं से मैं आपसे कंटिन्यू करूंगी। यार सैयद साहब का 30 सेकंड का मैसेज देती हूँ, इसलिए ज्यादा बड़ा मैसेज नहीं देते। जी जी हेलो जी, सैयद साहब क्या कहेंगे? सलाम वालेकुम। मेरा सिर्फ आज सवाल तमाम सुनने वालों से ये है जी कि बंदियाल साहब और काजी ईसा ने दो ऐसे केस दबा दिए। वो दो केस कौन से हैं जो इन्होंने अभी तक दबा के रखे हुए हैं? कजस्तर के अंदर
रख दिए हैं, कनस्तर से भी बाहर नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहा है? ये तो आप बताएं ना, वजह तो आप बताएं, वजह तो आपको बतानी होगी, क्यों नहीं आ रहा है कनस्तर से बाहर? दो केस क्या? जो इन्होंने जब दबाए हैं, दोनों ने दबाए, बंदयाल भी दबा के गया और अब काजी ने भी दबा दिया है, और ये दो केस बड़ा दारोमदार रहे वो पूरी सियासत के ऊपर। एक तो ये, और ये थोड़ा थोड़ा नायाब क्यों है कि आपने फुल बेंच की रिक्वेस्ट की थी जब इलेक्शन का मामला था, और अब आप जो है 3 जजों को सिर्फ लेकर आए कि एस्टेब्लिशमेंट के हवाले कर दिए जाए केसों। ये थोड़ा नायाब क्यों है आप? सिर्फ पीटीआई के लिए क्यों? ये सिर्फ सवाल है आज के पूरे प्रोग्राम का, अगर कोई इसे सॉल्व कर सके। चले, ये आपने जैदी भाई अच्छा हुआ सवाल कर लिया, जैदी भाई को यही सवाल का जवाब भी मैं जैदी भाई से लूंगी। जी जैदी भाई, जाफरी साहब भी मेरे साथ हैं। जी जैदी भाई, क्या कहेंगे इन सब चीजों के बारे में? अभी मैंने स्टार्ट ही लिया था प्रोग्राम का, तो आप आ गए। सवाल जवाब का हक मेरे ख्याल से तो हमें और आपको नहीं, हमें नहीं होना चाहिए। आपने जो सवाल किए उन्हीं के तहत करें। जी जी। हर एक आदमी अगर अपने सवाल लेके आता जाएगा, आज का मेरा सवाल है, तो फिर उनसे सवाल तय करवा लिया करें कि कौन सा सवाल उन्होंने रखना है प्रोग्राम में, और वो कर दिया करें। नहीं नहीं, उन्होंने ऐसे ही आके पूछ लिया ना कि मेरा तमाम कॉलर से, चले आप नहीं दे रहे, कोई और कॉलर जवाब देना चाहता है तो जरूर दे। चले, ये जबरदस्ती नहीं है कि कॉलर आप जवाब दें, अगर कोई भी अगर देना चाहता है तो जरूर कॉल करे और जवाब दे। चले जी, बोले आप, अब आगे चले जी। इस तरीके से 10 चीजें नई क्रिएट हो सकती हैं ना। राइट, चले, मैंने आपसे जो सवाल किए उनके जवाब दें, जो जो आजकल चल रहा है केस। इस वक्त इलेक्शन के बारे में तो ये खबर है ताजा तरीन, शायद आपकी भी नजर से गुजरी हो, कि 17 अगस्त को यानी कि इतवार के दिन, शायद 17 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन जो है वो शेड्यूल देगा, शेड्यूल का ऐलान कर रही है, और मेरे ख्याल से 18 दिसंबर से नॉमिनेशन पेपर वगैरह शुरू हो जाएंगे, और 54 दिन का ये प्रोग्राम है कि 54 दिन के अंदर अंदर आपने इलेक्शन कैंपेन और फैसला होना है इस तमाम को 8 फरवरी के लिए। एक चीज ये है, और दूसरी चीज इसके साथ साथ ये भी है कि इस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातें कौन क्या चाहती है, कौन इंतखाबात चाहती है, कौन रिहाई चाहती है, कौन इख्तिदार चाहती है, कौन हसूल अवाम की सहूलत चाहती है, ये एक बहुत लायानी और ला हासिल एक मुकालमा और एक लंबी बहस है। कि हमने ये देखा कि ये जो महंगाई जो भी खड़ी हुई है, जो गुज़िश्ता सालों से चलती चली जा रही है, जो कम होने का नाम नहीं लेती, ये आने वाले वक्तों में कोई भी इख्तिदार में आ जाए, किसी भी पार्टी का इख्तिदार मिल जाए, मैं नहीं समझता कि इस महंगाई को या इस महंगाई के जिनको वो काबू पा सकते हैं। क्योंकि ये इस वक्त आलमी पैमाने पे महंगाई हुई हुई है, और उसका मुस्तफीज हम भी हुए हैं, लेकिन हम कुछ ज्यादा हुए हैं, क्योंकि उसमें हमारे हर एक कारोबारी तबके का भी कोई ना कोई किरदार उसके अंदर शामिल है। तो वो जखीरा अंदोजी करते हैं और मौके से फायदा उठाने के बाद कीमतों को बढ़ा के करते हैं। जहाँ हुकूमत अपना किरदार अदा करती है, वहाँ हमारे कारोबारी तबके भी उससे भरपूर फायदा उठाते हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये आने वाले दिनों में कोई बहुत बड़ी कीमतों में कमी होने की कोई तवक्को है। चाहे मेरे ख्याल से नवाज शरीफ भी कोई जिन ले आए और चांद उसको चिराग को रगड़ के वो कोशिश भी करें कि कीमतें कम हो जाएंगी, तो मैं नहीं समझता कि कीमतें जो है आने वाले वक्तों में कहीं भी हो सकती हैं। दूसरी तरफ आप ये देखें कि सुप्रीम अदालत आलिया ने मिलिट्री ट्रायल कोर्ट का फैसला को एक मर्तबा फिर बहाल कर दिया। इसका मतलब है मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो दोबारा काम करने के काबिल हो गई हैं, और वो अपने अपने केसेस की समाअत करेंगी। और इन केसेस में कौन सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता नजर आ रहा है, कौन सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता नजर आ रहा है, वो हमें इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पीटीआई और पीटीआई के रहनुमा नजर आ रहे हैं, कि जो उसके अंदर मेन मैं समझता हूँ जो उसके अफेक्टेड होंगे या उसके मुतासिर होंगे, वो मैं समझता हूँ वो ज्यादा होंगे उसके लिए। तो उसको भी आने वाले वक्तों में देखना होगा कि ये ट्रायल जो है या ये इसका फैसला जो है किस मैच पे जाता है, और इसके क्या नताइज हमारे आने वाले दिनों में आ सकते हैं। पार्टियों की पोजीशन जो है वो अभी भी अनडिक्लेयर्ड है। कोई आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा किसी की पोजीशन ज्यादा वाजे है। गो के तमाम तर तरफदारियां और तमाम तर मोहब्बतें और सिफारिशात और तमाम तवक्कुआत और तरजीहात जो हैं वो मुस्लिम लीग नून की तरफ हैं, लेकिन अभी भी उनके अपने हलकों में एक तजद्दुद है। उनको खुद यकीन नहीं हो रहा कि उनको क़यादत मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। ये भी ना हो कि कहीं बिल्कुल ही किसी नए को ये क़यादत का ताज सौंप दिया जाए और बकिया जमातें जो हैं वो हाथ मलती रह जाएं, और लोग ये कहने पे बजाय कि ना इन
चलो इसी को कबूल कर लो। जी। तो ये भी हो सकता है आने वाले वक्तों में एक बड़ा सरप्राइज भी हो सकता है। इसको मैं शायद पहले भी एक दफा जिक्र कर चुका हूँ कि कुछ जरूरी नहीं है कि इन दोनों ग्रुप में से कोई या इन दोनों जमातों में से कोई वजीर आजम बने। वजीर आजम कोई एक सरप्राइज भी हमारे राग के लिए हो सकता है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ना पीपल्स पार्टी से कोई आएगा और ना बिल्कुल। मुस्लिम नून लीग से आएगा, कोई सरप्राइज वजीर आजम बना के बैठा देंगे। जी द- जी, जी। क्योंकि इस वक्त तो जो यानी हवा कि चल रही इस्तेकाम पार्टी में से आप देख रहे हैं? देखिए इस वक्त जो हवा चल रही है गो के एक तरफ मुस्लिम लीग नून की तरफ है और दूसरी तरफ बलूचिस्तान और केपीकी की 64 तरफ है। सीटें मांगी है इस्तेकाम पार्टी ने, 64 सीटें मांग ली हैं। हाँ, इस्तेकाम पार्टी ने तो 64 सीटें मांगी, तो मिलेंगी कहाँ से, ये तो बताएं जरा। मैंने आपको जैसे कहा था ना कि 64 में से अगर उन्होंने 40 भी दे दी नून लीग को तो नून लीग के पास क्या बच रहा है? नून लीग के पास यही तो सवाल पैदा होता है, 64 सीटें बड़े कह तो दिया, वो तो सबको पता है 64 सीटें। नून लीग के अपनी क्या पोजीशन होगी? वो सारी सीटें जो आईपीपी को दे देगी, जेयूआई को दे देगी, एमक्यूएम को दे देगी, जीडीए को दे देगी और बाप को दे देगी, तो फिर खुद आपकी पीएमएलएन कहाँ रजिस्टर करती है? उसकी अपनी क्या पोजीशन होगी? हाँ तो जी। क्या उसके सामने वाली कोई जमात आपस में अगर एक दो जमातें मिल जाएंगी तो वो बड़ी जमात बन सकती है? या पूरा डिपेंड आपने जो करना होगा इत्तेहादियों पे करना होगा, और जब इत्तेहादियों पे करना होगा तो फिर क्या आने वाले दिनों में वो पोजीशन नहीं होगी जो पीटीआई की हुई थी कि एक के बाद दीगरे एक एक करके सब साथ छोड़ गए थे? इनकी पोजीशन सिर्फ यही है कि ये प्रेशर डाल के इन जमातों से आपस में मुलाकात करके फोटो सेशन करवा के ये चीज इस्टेब्लिशमेंट को बावर करना चाहते हैं कि हमारा नेटवर्क ज्यादा बड़ा हो गया है या हमारे पास हिमायतियों का हल्का ज्यादा बड़ा है, हमारे पास ज्यादा सीटें हैं, डजंट मैटर वो इलेक्टेबल हो या बड़े नाम हो। तो उसको प्रेशर में लाने के बाद वो कोशिश कर रहे हैं कि ये जो इख्तिदार है वो हमारे हवाले कर दिया जाए। इससे ज्यादा इनकी ख्वाहिश कुछ नहीं है, क्योंकि इन्हें साफ नजर आ रहा है कि अभी भी तमाम नवाजिशात के बावजूद भी जो अहम ओहदा नवाजने का टाइम है उसके बारे में अभी तक फैसला नहीं हो पाया और वो हर 2-3 जमातें जो हैं उसके हसूल के लिए जो है ना वो सरगर्दा हैं, परेशान। इससे ज्यादा इनके पास कोई ऐसी वो सिचुएशन नहीं है, क्योंकि एक तरफ ये आप ये देखें कि एक तरफ तो नवाज शरीफ जो है वो नई आप देखिए ना, पहले नवाज शरीफ ने जो बात की थी जनरल बाजवा के बारे में और जनरल फैज के बारे में जो बात की थी, तो वो आप पता ही है, वो जो आने से पहले जो यूके में बात हुई उसके बाद वो गए, शहबाज शरीफ गए, तो अब वापिस आए। तो अभी जो इनके जिस तरह इनको इतनी तेजी से इनके सारे इल्जामात जो थे जिसमें इनको बरी किया गया, तो ये सारा सिनेरियो आप कहाँ देखते हैं और क्या आपको फील होता है कि नवाज शरीफ को किस तरह लेकर आया जा रहा है? तो आप कह रहे हैं कि अभी भी इन दोनों पार्टियों में से कोई नहीं होगा, कोई थर्ड पर्सन नहीं होगा, तो फिर नवाज शरीफ के साथ इतनी सहूलतें नवाज शरीफ को क्यों फराहम की जा रही हैं, जबकि इमरान खान तो सिर्फ यही सहूलत मांग रहा है कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए और अवाम के सामने मुझे लाया जाए और बल्ले का निशान मुझे वापस मेरा रहे, जिस तरह इंटर पार्टी इलेक्शन किए गए, तो उसको क्यों नहीं मंजूर किया जा रहा है इनकी? समीना, साबका एस्टेब्लिशमेंट जो थी उसने एक हद तक इमरान खान का और पीटीआई का साथ दिया था जी, और नई जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है वो नून लीग के साथ अपने आप को एडजस्ट या नून लीग उनके साथ एडजस्ट होने की कोशिश कर रही है और उसकी कोशिशें जारी हैं। तो क्या आपको लगता है कि नून लीग एडजस्टमेंट हो गई नून लीग की या नहीं हुई अभी तक? मैंने अभी शुरू में यही तो बताया है कि किसी तरीके से उनकी कोशिश है कि ये एडजस्टमेंट या ये मुफाहमत जो है वो मैच्योर हो जाए इख्तिदार की मुंतकली की सूरत में। लेकिन क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट में भी एक बड़ा तबका, एक बड़ा बहुत बड़ी ताकत जो है वो पीपल पार्टी की तरफ भी है ना, उसका क्या करेंगे? इस्टेब्लिशमेंट में एक बड़ा हल्का जो है वो पीपल्स पार्टी को भी सपोर्ट कर रहा है। मैं कई दफा कह चुका हूं आपसे कि ये दो बड़ों के दरमियान ये फैसला होना है। एक बड़ा हल्का जो है वो पीपल्स पार्टी को भी फेवर कर रहा है और वो इस बात पे इंसिस्ट कर रहा है कि क्या एक बार बार आजमाए वाले लोगों को एक मरतबा फिर आजमाया जाए, क्योंकि नून लीग 3-4 दफा आजमाए जा चुके हैं और हमेशा उनका इख्तिदार से बाहर जाने की वजह एक ही होती थी कि वो इस्टेब्लिशमेंट से मुफाहमत नहीं कर पाते थे और उनका टकराव इस्टेब्लिशमेंट के साथ हो जाता था। तो इस वक्त जब पीटीआई मैदान में नहीं है तो पोजीशन पीपल्स पार्टी को इसलिए बेहतर होती हुई नजर आ रही है कि शायद हमारे ऊपर कम इल्जामात हैं नून लीग के मुकाबले में, तो ये इख्तिदार जो है हमारे हवाले हो जाए। तो आपस में इन लोगों की इस किस्म की भी आपस में इख्तिलाफात पाए जाते हैं इस बारे में कि इख्तिदार किसके हवाले किया जाए। और
जैसे कि आप देखें कि पीपल्स पार्टी भी भरपूर तरीके से अपनी जो तंज के तीर होते हैं या इंतखाबी तकारीर होती हैं वो बिल्कुल इसी तरीके से कर रहे हैं और कहीं भी पीएमएल नून को खुला मौका नहीं दे रहा है, क्योंकि उनको वो भी एक अरसे तक इसी पीडीएम के इत्तेहाद में शामिल थे, लेकिन अपने आप को वो उस 16 महीने के अंदर अपने आप को बिल्कुल साइलेंट डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा वो किरदार नहीं था उस 16 महीने में जो मरकजी पार्टनर या पीडीएम में नून लीग का किरदार था। तो पार्टनर तो आप भी थे ना उसके अंदर, आप बाहर तो नहीं थे उस इख्तियार के अंदर, लेकिन क्योंकि उनके पास सिर्फ और सिर्फ चंद एक सबसे बड़ा ओहदा उनके पास वजारत खारजा का ही था और वजारत खारजा अंदरूनी मामलात में इतना इंटरफेयर नहीं करता, इसलिए वो अपने आप को वहां पे ग्रीन सिग्नल लेने की कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से वो बढ़ चढ़ के नून लीग के ऊपर अटैक भी कर रहे हैं। और जिसका नतीजा आपने ये देखा था कि जब ये बाहर निकल के इतना अटैक होने लगा तो इनके अटैक करवाने, इनको प्रॉपर अटैक कराने के लिए या इनको खामोश कराने के लिए या मुज़ाकराती टेबल पे लाने के लिए इनके लिए सिंध के अंदर से आपका बशीर मेमन जैसे को वहां पे सदर बनाया गया, क्योंकि जिस तरीके से बिल्कुल सेम चीज वही हुई की उन्होंने जो बाद में पीटीआई ने की कि अपने वकीलों के हवाले कर दी हुकूमत, और नून लीग के अंदर नून लीग ने सिंध के अंदर वो बशीर मेमन जो डीजी एफआईए को साबका डीजी एफआईए जो थे उनके हवाले कर दी। तो ये वो इस तरीके का आ रहा है कि जिससे कि वहां के लोगों को काबू करने की कोशिश की जाए ताकि सिंध के लोगों को, क्योंकि डीजी एफआईए एक बड़ा ओहदा रखता है और उसके बाद लोगों की बड़ी करप्शन की इंफॉर्मेशन और फाइलें होती हैं, तो उन चीजों को वो फायदा उठाते हुए और लोगों को प्रेशराइज करके उनको नून लीग में सिंध में दाखिल होने के लिए या इत्तेहाद में शामिल होने के लिए राग़िब किया जाए। और उसके नतीजे में उन्होंने उसके बाद आपने देखा कि उन्होंने राव अनवार को सामने लेके आए इसी तरीके से और पीपल्स पार्टी के खिलाफ बयान भी लाए गए। जी, क्या मकसद था इस सिलसिले में? जी, उसका बिल्कुल यही मकसद था कि उनको प्रेशर में लाया जाए और कम से कम जब प्रेशर में लाया जाए तो और उनको ये बताया जाए कि देखिए हम जो करना चाहते हैं वो हम करके दिखा देते हैं। ये चीज उन्होंने बताई गई, लाजमी बात है, कर सकते हैं जी। और अगर आप हमारे खिलाफ बोलेंगे तो हम आपके खिलाफ बोलेंगे, या तो हम दोनों चुप हो जाते हैं या आप हमारे खिलाफ नहीं बोले हम इसको भी चुप करवा लेंगे। ये एक पॉलिटिकल तरीकेकार होता है एक दूसरे को। तो मगर अभी जो मुस्लिम नून लीग के लोग हैं वो तो बड़े दावे से कह रहे हैं कि जिन नवाज शरीफ ही आएंगे और मुल्क को बेहतरी की तरफ, खुशहाली की तरफ लेके जाएंगे नवाज शरीफ। तो आप अभी आपने कहा कि मुश्किल है कि लगता है कोई और ही आ जाएगा, और ये जो सैयद साहब कह रहे थे कि जी वो गए हुए वहाँ पे मीटिंग करने के लिए, जब वो आएंगे बड़े साहब तो जब पता चलेगा। आज उनकी हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की उसका रिजल्ट आ गया था। एक मिनट के लिए जज भाई जरा इनका रिजल्ट पूछ लें। आज सुन लेना, आज वो डिफेंस सेक्रेटरी से मुलाकात हुई है उनकी, मीटिंग का रिजल्ट आ गया है, ड्रोन हमलों के लिए जगहें दे दी गई, वो रिजल्ट आ गया। क्या रिजल्ट आ गया? कि ड्रोन हमलों के लिए जो स्पेस मांगा था उन्होंने वो उसके लिए अप्रूवल आ गया। आप ड्रोन में पाकिस्तान से कर सकते, मसला ये चले भाई आप करें। पहले कभी रुके हुए थे क्या जो अभी इजाजत लेंगे? हाँ, पहले कहाँ रुके हुए थे, यही समझ नहीं आ रहा। ये तो ये वाला नहीं था। सैयद साहब को पता नहीं है कि वो किस वजह से गए थे, कौन सी मीटिंग थी उनकी, क्या था? ये तो कह रहा हूँ ना, एब्सोल्युटली नॉट बोला गया था। वो बात जो है खड्डे में डाल दी गई है और वो दोबारा उनको ग्रीन लाइट दे दी गई है कि भाई आप और हम मिलके ये ऑपरेशन करें। आज उनकी अपना हमारे सरबराह जो है जनरल आसिम मुनीर की मेजर जनरल पेट राइडर जो हैं वो वजारत दफा के जो इंचार्ज हैं उनसे पेंटागन में मुलाकात हुई है। और मैं नहीं समझता कि फैक्स मशीन के जरिए या किसी अहम व्हाट्सएप के जरिए सैयद भाई को भी उन्होंने इत्तला कर दी कि जी हम ड्रोन की परमिशन दे रहे हैं, लेकिन अभी तक तो क्योंकि वो तो अपनी मर्जी पहले भी चला रहे थे, अभी भी चला रहे हैं। ये वाली बात नहीं थी, मगर सैयद साहब को पता ही नहीं ना, इसलिए सैयद साहब ने अपनी तरफ से कह दिया कि हाँ जी वो आ गया, रिजल्ट आ गया। आने के बाद सैयद साहब को चाहिए प्रूफ दें जी। आने के बाद के जो इकदाम होंगे ना वो होंगे। सवाल है कि मुझे एक बात बताइए जैदी साहब, अमेरिका को पाकिस्तान से चाहिए क्या? पाकिस्तान से अमेरिका को कुछ नहीं चाहिए। पाकिस्तान को अमेरिका से चाहिए ना, जो अमेरिका देता है फंडिंग। अमेरिका से चाहिए आपसे किसी अगर पाकिस्तान को अमेरिका से कुछ चाहिए तो क्या तो फ्री में तो कुछ नहीं मिलेगा, उनकी कुछ कंडीशंस भी तो होती है। ये किसकी कंडीशन होती है? पाकिस्तान कोई कंडीशन कोई शराइत रखने की पोजीशन में है कभी? मैंने आपको कहा ना, शराइत यही है कि जो ड्रोन हमलों के लिए पोजीशन चाहिए
मैं आपसे ये आपसे रही भाई भी इन्होंने ये क्या बात किया ना है, मैं करें। आपको बताऊं इन्होंने क्या किया। सही एक कह सेकंड, रहे एक सेकंड, हैं, इन्होंने सही क्या सही। किया है, अरे सुन तो ले 1 मिनट के लिए, सैयद साहब अस्सलाम वालेकुम, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए देखें जी, वो सही बात करें जी। मसला ये 1 सेकंड भाई चुप हो जाए प्लीज। 2 दिन पहले, 1 मिनट, वो 2 दिन पहले जिस जो सिलसिले इन्होंने में गए एमिनेशन हैं, पकड़ा है, जो उन्होंने एमिनेशन पकड़ा है, जिस सिलसिले में गए हैं वो सिलसिला इनको पता नहीं है ना, इसलिए बात ही छोड़ दें। मैं समझी थी शायद पता होगा इनको, ये अपनी कहानी करते हैं अपनी तरफ से। प्याज की भाई एमिनेशन वेमिनेशन की कहानी खत्म हो गई। वो उसकी रीएश्योरेंस वजह से अमेरिका से देने डेलीगेशन गए, आ गया इस सिलसिले में। वो रीएश्योरेंस देने गए और वहां से उनको उसके बदले काफी कुछ फाइनेंशियल इमदाद मिलेगी। वो भाई किसी चीज के लिए रीएश्योर कराने गए हैं वहां पे, तो बस जी। अभी बात थोड़े दिन में खुल जाएगी क्या रीएश्योर कराने गए, क्या रिश्योर कराने गए हैं, ये तो बात खुल ही जाएगी। बल्कि लोगों के पास कुछ ना कुछ किसी ना किसी जराये से आ भी गई होगी ये इन्फॉर्मेशन, अभी बस वो आ नहीं रही, बाहर नहीं आ रही, बाहर आएगी आहिस्ता आहिस्ता करके जी। मुझे लगता है वैसे ये कि पाकिस्तान के लिए हालात शायद बेहतर हो जाए। तो आपको कौन लगता है? अभी जैदी भाई ने कहा कि लगता नहीं कि नवाज शरीफ या दोनों पार्टियों में से कोई आए, कोई और ही लेकर आएंगे, वजीर आजम बनाएंगे किसी को। तो आप क्या कहते हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, मैं जरा ये बात कर रहा था, ये जो अभी गए मुनीर साहब अमेरिका की यात्रा के लिए, उसके हवाले से बात कर रहा था। और जो है वो उसमें फाइनेंशियली तो पाकिस्तान को काफी सपोर्ट मिलेगी और उसके अलावा भी शायद बहुत कुछ मिल जाए। और रीअश्योरेंस कहीं से उनको चाहिए कि वो इसीलिए गए, वो रीअश्योरेंस करा के ये सारा खित्ते का मामला ही चेंज हो जाएगा। बस अभी फिलहाल तो मैं इतना ही कहूँगा, बाकी जो है अकलमंद के लिए इशारा काफी है। बाकी जो है वो जहाँ तक मामला है इलेक्शन का, तो जही भाई ने कल एक बहुत अहम बात कही थी, अगर किसी ने वो बात सुनी हो जी, अगर गौर से सुना, तो उन्होंने कहा था कि दो पहलवानों के दरमियान रस्साकशी है और वो देखें वो रस्साकशी में जो है कौन सा पहलवान इसको मात करता है जी। और उस बात पे मैं एग्री करता हूँ इस बात को। तो ये हमारी और आपकी नहीं है, ये दो पहलवानों की लड़ाई है। जही भाई अगर हैं तो शायद वो जैदी भाई हैं जी। जैदी भाई मैं तो ये कई दफा आपको कह चुका हूँ अपने प्रोग्राम में, सईद भाई ने सुना भी होगा। वो ना सुना, कल कहा था आपने जी। जी, तो ये हकीकत में सूरत हाल यही है कि अब देखें जीतता कौन है। इसकी जिस तरीके से अगर वो जो गए हैं वहां पे, तो वो अपने मामलात को सेटल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं और जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उनको सरपरस्ती हासिल है, वो भी अपने तौर पे कहीं ना कहीं से राब्ते कर रहे हैं। तो अच्छा रही भाई, एक चीज और बहुत अहम डेवलपमेंट आज की है जो मिलिट्री ट्रायल कोर्ट की, मैंने ये जिक्र किया था शुरू में। नहीं, वो मेरा एंगल थोड़ा सा डिफरेंट है सोचने का अंदाज। मुझे लगता है कि इस वक्त जो सिविलियन कोर्ट है उसने बड़ा लंबा छक्का मार दिया इस वक्त। अब वो जो है वो कहीं और उन्होंने किसी और कोर्ट में जो है बॉल फेंक दी है और अपने आप को साफ निकाल के ले गए वो। आप क्या कहते हैं इस बारे में? आप मेरा इशारा समझ रहे हो? मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि जो भी उन्होंने अपने इस फैसले से, आज का जो फैसला है ना, इसके नताइज जो है ना बहुत अहम है होंगे अगर देखा जाए तो, कि वो किस तरीके से अवाम को और पब्लिक को क्या तासुर देना चाहते हैं और क्या नताइज हासिल करना चाहते हैं और किसके जरिए और कौन उन नताइज को हासिल करना चाहता है, आप ये भी देखना। और इसके अंदर ये सारी ये गुज़िश्ता दिन की जो आपने अभी देखे तो दहशतगर्दी वगैरह हुई है, वो इन तमाम चीजों को ये कवर करके जाएगी ये जो डिसीजन है। मुझे लगता है कि ये इसमें शायद इमरान खान के लिए बेहतरी नजर आ जाए ये साइफर केस में। आप अगर गहरी नजर रखते हैं, मेरी भी थोड़ी सी नजर है, मुझे लगता है कि आज का जो फैसला है वो शायद इमरान खान के हक में चला जाए। साइफर केस का, जिसमें कहते कि साइफर केस में तो इमरान खान को नाअहल कर दिया जाएगा और सजा दी जाएगी। अब आप देखें, शायद मुझे नहीं लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन ये जो मामला था ये बड़ा पेचीदा मामला था और कोई भी इस बारे में जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है मेरा ख्याल है। तो मैं खुल के चले बात कर देता हूँ, मुझे लगता है कि जो सिविल अदलिया है इसने बजाय इसको अपने ऊपर लेने के एक और जस्टिस मुनीर बने या और एक और भुट्टो का ट्रायल बने,
जी उन्होंने इसको खुश असलूबी से अपने ऊपर से टाल दिया है। मैं मेरी समझ में तो फिलहाल यही आता है, बाकी आगे क्या होगा मैं नहीं कह सकता हूँ, तो इसलिए मुझे यानी लगता कि है वो कि इमरान खान को दूसरा भुट्टो बनाना नहीं चाहते, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं नहीं, ये वैसे भाई नहीं, समझ गए उन्होंने क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? हाँ सही कह रहे हैं, है ना? उन्होंने जिम्मेदारी है ना ट्रांसफर कर दी है। हाँ बस, तो अब उसमें अब देखें ये लटक जाएगा केस, जी, ये केस लटक गया, ये समझे कि आप जिनके ऊपर वो जिम्मेदारी आई है वो पॉलिटिकली तो जो मेरा तज्जिया है वो ये है, पाकिस्तान में आपको पता है कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो पॉलिटिकल तज्जिया मेरा ये है कि ये केस अब लटक गया है, अब ये केस का कुछ भी नहीं होगा। आज के बजाय फैसले तो यही अंदाजा हुआ है मुझे, बाकी आगे देखें क्या होता है। आगे देखें क्या होता है। इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे, जो पत्थर की लकीर कह दिया गया है। इलेक्शन तो होंगे, ये बात तो याद रखिए आप। 8 फरवरी को होंगे। खुदा ना करे कुछ ऐसा, कुछ अलमिया ना हो जाए या कुछ ऐसा, वरना इलेक्शन 8 को नहीं होंगे, 15 को हो जाएंगे, 10 को हो जाएंगे, 12 को हो जाएंगे, तो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन ये कि इलेक्शन तो होने हैं। और इलेक्शन के बाद जो सिनेरियो होगा ना, वो अभी जो हम सब बैठ के बात कर रहे हैं ना, नून लीग आएगी या पीपल्स पार्टी आएगी और कौन आएगा, इलेक्शन के बाद आएंगे तो यही लोग, लेकिन हुकूमत कौन बनाएगा, असल सवाल वो होगा। जी, यानी कि आप ये कह रहे हैं आएंगे तो इन्हीं पार्टियों में से आएंगे, नून लीग। मगर तो अभी आपने देखा जैदी भाई ने कहा कि नहीं, शायद हो सकता है इन लोगों में से कोई भी ना आए। नहीं जैदी भाई अगर है लाइन पे, अभी लाइन पर ही है। मुझे नहीं लगता कि जो जैदी भाई की बात पे जाऊंगी मैं जैदी भाई की बात पे जाऊंगी, वो 100% सही कह रहे हैं कि इन पार्टियों में से कोई भी नहीं आएगा। नहीं आएंगी तो यही पार्टियां जीत के, मैंने ये कहा कि आएंगी तो यही पार्टियां जीत के, लेकिन हुकूमत कौन बनाएगा ये नहीं पता है। जब जीत के आएंगी तो पार्टियों में से, तो फिर हुकूमत इन्हीं में पार्टियों में से कोई बनाएगा ना, तो इसका तो यही मकसद हुआ ना। मरकजी चेहरे जो है वो दूसरे हो सकते हैं ना, मरकजी चेहरे जो है वो दूसरे हो सकते हैं। जी समझ रही हैं आप? वो जरूरी नहीं है कि नवाज शरीफ या जरदारी या बिलावल बने, कोई तीसरा भी तो बन सकता है ना। जमाते वोटर वो कैंडिडेट इन्हीं के होंगे, लेकिन इख्तियार किसी, जैसे काकड़ साहब के पास है ऐसे किसी और के पास। यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि सरप्राइज हो सकता है, वजीर आजम पे सरप्राइज हो सकता है। जोर अगर लगेगा तो बिलावल पे लगेगा जी, ये मैं आपको बता दूं। जो लग रहा है जोर अगर लगाया जाएगा तो बिलावल पे लगाया जाएगा, शायद वो 10-12 महीने के लिए, 15 महीने के लिए शायद बन भी जाए, लेकिन फिर लंबे अरसे के लिए शायद कोई और आ जाए। मेरा अपना तज्जिया ये है। तो लंबे अरसे के लिए आप किसको देख रहे हैं वैसे फिलहाल? नहीं देखें, पाकिस्तान में या दुनिया में सियासत जो है ना हर दिन तब्दील होती है जी, और आप कोई चीज प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। बज़ाहिर जो करंट सिनेरियो होता है, आज की डेवलपमेंट जो हुई सुप्रीम कोर्ट में साइफर केस के बारे में, उसमें एक नया पहलू निकल के आया मेरे हिसाब से। और जो इनका मुनीर साहब का जो दौरा है अमेरिका है, वो मैं उसको दूसरे नजर से देखता हूँ। मैं अभी उसको ओपनली बोल नहीं सकता, वो गद्दारी का लेवल लग जाएगा बिला वजह। और तीसरी बात ये है कि जो हाँ, तो बाकी ये है कि जो पॉलिटिकल सिनेरियो दिल्ली के हिसाब से जो डेवलप हो रहा है, उसमें मुझे लगता है पूरा जोर अगर लगा किसी के वजीर आजम बनने का, तो वो बिलावल भुट्टो का, और हो सकता है वो थोड़े दिन के लिए बन भी जाए और फिर बाद में मुस्तकिल तौर पे कोई और आ जाए, ये मैं कहूँगा। बाकी कॉलर आपके हैं, उनको ले, मैं सुन रहा हूँ प्रोग्राम, अगर मुझे लगेगा आने की जरूरत है तो फिर मैं दोबारा आ जाऊंगा इंशाल्लाह। चलो ठीक है जी जाफरी साहब क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम सबको। जी वालेकुम सलाम। देखिए ये असल में जो यतीम पार्टी है ना, उनके पास झूठी खबरें होती हैं। वो कहते हैं हमारी पहले सुन लो। जैदी साहब ने शुरू ही किया तो वो आगे है कि मैंने फिर नमाज भी पढ़नी है, सारे झूठ बोल के ना, तो बाद में नमाज भी जल्दी पढ़नी है, मीना जी मुझे ले ले। ये भी सैयद भाई ने कहा कि बिलावल को हुकूमत लेनी भी नहीं चाहिए। जिस तरह के हालात है ना, अगर वो सियासत पे आ जाए तो उसको हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। ये नवाज शरीफ को ही आना चाहिए। ये 10-15 महीने या 1 साल पीछे भी मैं बात कर चुका हूँ कि ये इसको आना चाहिए। अगर इसके पास अपना काम नहीं होता 6 महीने या साल, तो फिर इसको अदमे इत्मीनान में जिस तरह इमरान खान को उतारा था, इसको भी ऐसा ही सजा देनी चाहिए, उतार देना चाहिए। बाद में हो सकता है कि अगर बिलावल आए
या मुल्क को सही कर ले या इकानमी को सही करे, ये एक लकी होंगे। जिस तरह के हालात है ना जी अभी, किसी और पार्टी को इतना जोर लगाना भी नहीं चाहिए। इनको आए है ना, स्पेशल आया ना मुल्क को सही करने के लिए, तो इसको चांस देना चाहिए। बाकी लोग तो बड़े बड़े दावे कर चुके हैं जिनके पूरे भी नहीं हुए। जी इलेक्शन भी आएगा तो बड़े बड़े लोगों के मुंह भी काले होंगे। कोई कहता था जी नवाज शरीफ नहीं आएगा, ये भगौड़ा नहीं आएगा। अभी तक वो भगौड़ा भी कह रहे हैं, लेकिन वो आ भी गया। तो लिहाजा ये है कि मेरा अपना नाक़िस ज़हन के मुताबिक यही है कि नवाज शरीफ को हुकूमत करने देनी चाहिए। बल्कि ना भी ये इसके पास सीटें हो ना, तो इसको जोर लगा के इसको कहना चाहिए, या एस्टेब्लिशमेंट है उनको कहना चाहिए कि भाई आप कर हुकूमत। तो कहता है ना मैं सही करूंगा मुल्क को, ये करूंगा वो करूंगा, तो कर। तो लिहाजा इनको कोई बिलावल के मैं नहीं हक में, ना किसी जहांगीर तरीन के, ना किसी और पार्टी, यतीम पार्टी तो कई होगी ना, उसके तो चांस है ही नहीं। बाकी और किसी को आना नहीं चाहिए। समीना जी ये आप कानून से पूछ लो कि क्या मेरी बात पे मुतफिक। जी महमूद भाई क्या कह रहे हैं आप? जी महमूद भाई देखें, हर पल जो है वो सिचुएशन चेंज हो रही है जी। अभी ये इतना बड़ा फैसला आया है, इससे देखें सारे हमारे जो तजज़ियाकार समझदार लोग हैं, एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जी इनका जो प्रीवियस का जो तजज़िया था उससे ये टोटल अब डिफरेंट सिनेरियो हो गया, उनको भी अपने ख्यालात बदलने पड़ गए हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसा ही है कि देखें अभी वो कहते हैं ना कि लॉट ऑफ मोमेंट्स बिटवीन द लिप्स एंड द कप, उसमें अभी बड़ा कुछ होगा। अभी तो बड़ी दूर है इलेक्शन, और बीच में लोग कह रहे हैं जी इसको डिले कर दें। इलेक्शन में तो ज्यादा टाइम नहीं है। क्या कहते हैं महमूद भाई, आप देख रहे हैं कि इलेक्शन तो बस अब आने वाले ना, शेड्यूल दिया जाएगा, इलेक्शन होने वाले हैं। 8 फरवरी को तो इलेक्शन है। देखें सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है जी ऐसा मत सोचिए। अभी जो दुनिया के हालात हैं उसमें पाकिस्तान जो है उसका कह लें एक छोटा मोटा रोल है। मैं ये नहीं कहता कि बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, कोई बड़ी बला है पाकिस्तान, इसके बगैर ये नहीं हो सका वो नहीं हो सकता। लेकिन मेरा मतलब अगर कोई अनप्रेडिक्टेबल बंदा आ जाए, अभी देखें काकड़ साहब सही जा रहे हैं, ठीक है ना, इन ऑल फेयरनेस मुल्क में वो प्रॉब्लम नहीं है आपके जी आपको सही करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ठीक मतलब आपके नॉर्मल रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल कि अभी सारे लोगों का यही होगा, इवन हमारे खिते की होगा, स्पेशली मैं चाइना की बात कर रहा हूँ कि किसी किस्म की डिस्टर्बेंस ना हो, कोई अनप्रेडिक्टेबल बंदा आ जाए, वो अपने चक्कर में पड़ जाए, अपना सीवी चक्कर सही करने चक्कर में कई और महाज खोल ले जी। तो वो पाकिस्तान के हक में भी नहीं है और दुनिया के हक में भी नहीं है। पाकिस्तान देखें जाती तौर पे अपने तौर पे तो कुछ भी नहीं है ना, ये तो महरूने मिन्नत है। आपकी हर चीज जो है वो गिरवी पड़ी है, आपकी हर चीज लोगों की मेहनत, आपके पास ना कोई असला है ना कुछ ना कुछ है, आपके बंदे सारे बाहर के पैसों पे डिपेंड करते हैं। आज आप कहें आपका मुल्क आप वीजे देते हैं, आपका आधे से ज्यादा का पूरा मुल्क ही खाली हो जाए, आपको वहां पे बंदा ही कोई ना नजर आए। तो ऐसे हालात में आप एक नई मुसीबत अपने यानी लोगों की कमिटमेंट नहीं है कंट्री के साथ, मुल्क के साथ नहीं है, वो हर बंदा उसमें से इसमें एक उद्यम मचा के उसमें से भी अपना फायदा निकालना चाहता है। तो मेरा ख्याल अभी मेरे हिसाब से तो अभी सर पकड़ के बैठे होंगे जिन्होंने यानी हर दफा ये जो है 3-4 साल के बाद कुछ ना कुछ किया है और चलती हुई गाड़ी को पटरी से उतार रहा है। अब उनके लिए मुसीबत बनी हुई है, उनके लिए वो बाले जान बना हुआ है। मैं देखें पर्सनली मैं इसके हक में नहीं था कि उसको नवाज शरीफ को हटाया जाता, भाई जो भी था उसको अपनी पॉलिटिकल लाइफ जीना रहना चाहिए था। फिर सवाल तो यही पैदा होता है ना, जिस तरह नवाज शरीफ को सारे केसेस से बरी किया गया, तो इसका ये मतलब है कि पहले फैसले उनके लिए गलत किए गए, और क्या अब फैसला सही हुआ उनके लिए? देखिए हटाया भी ऐसे ही गया था, ऐसे टनों के हिसाब से। बीच में जरा सा आपको रोकूंगा एक मिनट। वो हटाया गया था इसलिए कि बड़े फैसले होने जा रहे थे खित्ते में, और वो नवाज शरीफ उसके लिए सुटेबल नहीं थे, और वो उसको बेचारे इमरान खान को लाके उसको बकरी बनाया इन्होंने, और उसके बाद उसको काम लेके उसको साइड में कर दिया इन्होंने। बिल्कुल सही। लेकिन हम जो बात करते हैं जो इमरान
इमरान खान की जो हम सपोर्ट करते हैं, जो उसको कहते हैं कि उसकी मैं मानता हूँ गलतियां, मैं मानता हूँ हर चीज, हम पूछते हैं, सवाल भी पूछते हैं कि यार ये चीज पे हम मुतमिन नहीं है, लेकिन हकीकत फिर भी वहीं पे आ जाती है कि कम से कम जो कुछ है उसका पाकिस्तान में ही है ना। अब ये तो नहीं है कि उसने नौकरियां करने जाना है लोगों की तरह बाहर, इनके बच्चों की तरह बाहर इन्होंने रहना है, इनके दमादों की तरह लूट मार करके बाहर लेके जाना है। ये आपको जब इनके गनों जाना है, अब इस जगह पे कहाँ जाए, अफगानिस्तान चला जाए, पाकिस्तान में उसने रहना, उधर तो इंग्लैंड तो जा ही नहीं सकता, उसकी बीवी छोड़ी है, या तो कोई और उधर को करे या बुशरा को भी ले जाए। कैसी बातें करते हैं आप? ये आप इमिग्रेशन लॉयर ना बने, ये आपका फील्ड नहीं है। जब किसी ने जाना हो तो बड़े आप इमिग्रेशन के जज ना बने। नहीं, आप उसने वहां नहीं जा सकता, क्या नहीं कर सकता, फला नहीं कर सकता, क्यों दुनिया जाती नहीं है। आपका कौन सा वजीर उसके पास जाना, सुनिए भाईजान जाफरी साहब, आपका कौन सा वजीर आजम, बीवी छोड़, सुन तो ले, बच्चे छोड़, आपका पाकिस्तान के साथ मोहब्बत थी, अगर मोहब्बत होती तो आग ना लगाता। बताएं। बात तो सुने, आपको बड़ी आग याद आ गई है। सुनिए, कौन सा वजीर आजम है जो पाकिस्तान से बाहर नहीं जाके रहा? एक का नाम बता दें मुझे। यूसुफ रजा गिलानी वो भी जाएगा, वो इमरान भी जाएगा, नवाज शरीफ भी जाएगा, शहबाज, कोई भी लीडर हो वो जाते हैं। अगर लीडर नहीं तो आप क्यों बैठे हैं बाहर? आप लीडर भी नहीं है तो बाहर बैठे हैं। बाहर जाने का कोई उनके ऊपर इल्जाम नहीं करना चाहिए कि बाहर जाके। इमरान खान उधर डिवोर्स दे के आया है, वो अगर बाहर किसके पास जाएगा? जाए 100 दफा, हम तो कहते हैं जाए बाहर, किसके पास जाएगा? नहीं, इसका आपको क्यों फिक्र हो रहा है कि वो किसके पास जाएगा? आपको ने वहां पे रोटियां पका के देनी है उसे, जो डर में सारा किसके पास जाएगा? ये गलत झूठी खबरें ना दिया करो। नहीं, गलत है, आप गलत कह रहे हैं। ऐसे ही हर बात पे मुखालफत, हर बात पे मुखालफत। इमरान खान की नाम सुनते आप पता नहीं में है तो मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा। अब जेल में भी अगर ऐसे बयान आएंगे तो वो कहाँ जाए? वो तो छोड़ ही नहीं रहे। तो ये तो बयान देगा या नहीं, तो उसके वकील जो जाते हैं मिलने वो बयान झूठे दे देते हैं कि इमरान ये कह रहे हैं। ये सब बकवास करते हैं। सही कह रहे हैं कि इमरान ये कह रहा है वो अपनी तरफ से अपने बयान देते चले जाए। साजिद भाई से लेते हैं। थोड़ी देर पहले सैयद साहब और जाफरी साहब ने कहा है कि ये जो है ये इसका केस खत्म करने की निकाली जा रही है, कि ये फिर इसका मतलब ये भी बेवकूफी की बातें कर रहे हैं। क्या? अभी इन्होंने जो कहा है कि उसके केस को नरम करने के लिए किरा निकाली जा रही है और उसको फौजियों की तरफ दिया जा इमरान खान के केस को। कभी जनरल के खिलाफ बातें कर रहे हैं, अमेरिका में गया, इनके पास पहले रिपोर्ट आ जाती है, जैदी साहब के पास बाद में रिपोर्ट आती है। ये सब आपके पास, ये यतीम पार्टी के पास सारी रिपोर्टें अभी इमरान के अंदर होती हैं, तो इनके पास पहले आ जाती हैं। नहीं, हमने तो रिपोर्ट नहीं दी, इन्होंने कहा है कि भाई हो सकता है उसके केस को नरम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया हो, साइफर का केस। तो इसका मतलब ये है कि उसको निकालने की तैयारियां हो रही हैं, छोड़ने की तैयारियां हो रही हैं। छोड़ेंगे तो खत्म हो जाएगा पाकिस्तान। बास उन्हें छोड़े ना, उसको अंदर ही रखेंगे। ये अब 80-85 साल का बूढ़ा हो गया तो फिर छोड़ दे जा भी। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान को अभी नहीं छोड़ेंगे, अंदर ही रखेंगे। चले जैदी भाई, सज्जाद भाई से पूछेंगे। सज्जाद भाई क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। आप जैसे टुकड़ी जो है ना जी बोले, कई सर पकड़ के बैठते हैं रोज, जब उसके हक में कोई ना कोई चीज हो जाती है। जी, तो तमाम सुनने देखने वालों को मेरा सलाम। जी महमूद भाई खामा-खाई में बहस कर रहे हैं। महमूद भाई मातम हो रहा है, इनसे पूछें मजलिस कहाँ हो रही है। आपने आवाज नहीं सुनी कि जैदी भाई इमरान खान का जो केस है वो तो लग रहा है कि जरा हल्का पड़ गया। ये मातम के बाद जो शोक बनाया जाता है ना, वो है ये, समझे आप? कि इमरान खान को कहा ये हो रहा था साइफर तो 9 मई ना साइफर में हो रहा है, 9 मई में हो रहा है। वो कह रहे हैं साइफर में जमानत हो जाएगी उनकी। कल की कोई अदालत जो है ना, अदालत कल कोई हकीकत तो बताया, अदालत के अंदर हुआ क्या है? गालियां पड़ी हैं, डायरेक्ट गालियां।
समझिए आप, क्योंकि ये जज आपस में तकसीम हो चुके हैं। जो इजाजुल हसन ने अकेले आदमी ने फैसला सुनाया है ये कि जी ये साइफर का केस मुअत्तल होता है। यानी कि आप ये अंदाजा लगाए ना कि आप जो केसेस हो रहे, क्योंकि मुझे तो ये लग रहा है और ये खबर भी है, उड़ती हुई खबर आपके पास भी होगी कि इनके जो फायद ईदा साहब हैं इनके खिलाफ वो आने वाली है तहरीक अदम एतमाद, क्योंकि ये जो जिस तरह बिल्कुल ही बिछ गए अपने नवाज शरीफ के आगे, ऐसे ऐसे पाकिस्तान नहीं चलने वाला मेरी बहन। कि आप ये समझे कि नवाज शरीफ को जिस तरह छोड़ रहे हैं, जिस तरह ये कर रहे हैं, फैसल वाडा का अगर आज आप इंटरव्यू उठा के देखें, जो आर्मी क्या कोर्ट ट्रायल जो है, आर्मी मिलिट्री ट्रायल कोर्ट जो हो उसने कहा ना कि फैसल वाडा ने तो कहा है ना कि खुला मैदान नवाज शरीफ को दे दिया, लड़ लें आगे खुला मैदान के अंदर, अब क्या करेंगे वो। आर्मी कोर्ट ट्रायल होगा तो उसमें नवाज शरीफ भी आएंगे, उसमें फजलुर रहमान भी आएंगे। जी 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 जी, तो ये अब आप देख लेंगे ये फैसल वाडा किसका आदमी है, ये भी दुनिया जानती है कि वो अब जो अगर वो टीवी पे आके किसी की पार्टी की तर्जुमानी करता है तो आपको पता है कौन सी पार्टी है वो, ठीक है ना। अब बात, क्योंकि देखिए बात पता नहीं लोगों के पास, वही मैंने कहा ना महमूद भाई के मातम हो रहा है, कोई टॉपिक नहीं है। बिलावल भुट्टो 6 महीने के लिए वजीर आज़म, भाई इलेक्शन कल इलेक्शन हो रहा है या अब ये घंटे में इलेक्शन हो रहा है। बिलावल भुट्टो आएगा जब इलेक्शन होगा तब देखी जाएगी इलेक्शन हो कौन सा रहा है मुल्क पे यार। जैदी भाई ने बात कही कि जी 17 तारीख को चीफ इलेक्शन कमीशन को वो देना है, क्या बैलेट पेपर पता नहीं क्या चीज होती है वो देनी है। आज के दिन से 57 दिन शुरू हो चुके हैं। अगर आप काउंट करें उंगलियों पे हिसाब लगाएं, 57 दिन जो हैं वो 8 फरवरी को आज के दिन से बनते हैं। 17 तारीख में तो अभी मेरे ख्याल में कितने, आज 13 तारीख है, 4 दिन बाकी हैं, तो वो बन जाते हैं 64 यानी तकरीबन 61-62 दिन। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि ये इलेक्शन आप भूल जाइए कि इलेक्शन होना है, क्योंकि आज फजलुर रहमान ने भी कह दिया कि अगर कुछ दिन इलेक्शन बढ़ जाए तो बेसूद नहीं होगा। या आप ये अंदाजा लगाए ना, ये आहिस्ता आहिस्ता ये, क्योंकि बात यह है कि इनको पता है कि पार्टी किसकी आनी है। इमरान खान ने कहा है कि आज एक और केस मेरे ऊपर जाओ ठोक दो, अदालत में खड़े होके उसने कहा है, जिस अदालत में कोई नहीं घुस सकता सिवाय उसके घर वालों के, उसने उसमें खड़े होके भी यही बात कही है कि जाओ एक और केस ठोक दो कि मैंने नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लोगों को खत लिखा है, कहेंगे जाओ एक और मेरे पे केस ठोक दो। उसने कहा मर जाऊंगा, फांसी चढ़ जाऊंगा, इनके आगे नहीं झुकूंगा, क्योंकि उसको भी पता है कि ये किस हद तक ये लोग जा सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं। आज आप वो कहाँ हैं आपके जो बड़े आते हैं रोज आके एक नारा बनाते हैं, दहशतगर्द दहशतगर्द, इमरान खान दहशतगर्द, कहाँ है वो? आज उनके लीडर अल्ताफ हुसैन का जाके आपको बोले तो मैं भी भेज दूंगा आपको, जो उनके लीडर अल्ताफ हुसैन ने आज बयान दिया है इमरान खान के बारे में। उसने कहा कोई उसने 9 मई नहीं किया है। 9 मई किसने किया है वो मैं आपको, अल्ताफ हुसैन तो कंटिन्यू यही कह रहा है कि 9 मई में इमरान खान का कोई हाथ नहीं है। उनके कारकुन जो है वो आगे पहला नुस्खा यही बेचते हैं इस प्रोग्राम में। कह रहा है कि 9 मई में इनका हाथ नहीं है, तो क्या मान जाए? मैं तो नहीं कह रहा हूँ ये बात, मैं तो कह रहा हूँ एक साहब आके इस प्रोग्राम में ये बातें करते हैं उस पार्टी के। देखिए इमरान खान तो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि इलेक्शन में मुझे अवाम के सामने मुझे लाया जाए, मैं अवाम के सामने आना चाहता हूँ और इलेक्शन में हमें बल्ले का निशान दिया जाए। चौधरी ने और है ना वो कह रहे हैं कि मैं नवाज शरीफ की तरह नहीं चाहता कि मुझे मुल्क से बाहर भेज दिया जाए, मैं ये नहीं चाह रहा। तो क्या इनकी कबूलियत कबूल करेंगे ये चीज या नहीं? आप सुन तो लें, चौधरी निसार अहमद, मेहताब अब्बासी जो पंजाब से मुस्लिम लीग नून के वजीर रह चुके हैं, वो आप पीटीआई ज्वाइन कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए ना कि इतने बड़े बड़े शख्सियत पंजाब से अगर इस पार्टी में आ रही है तो कुछ तो है इस पार्टी के अंदर अभी भी जान बाकी। भाई हम तो कह रहे हैं इलेक्शन सिर्फ एक वाहिद पार्टी है पीटीआई जो चाह रही है इलेक्शन होना, वरना कोई पार्टी नहीं चाह रही इलेक्शन हो। सारा पाकिस्तान भी आके उसको कहना कि मैं भी आ रहा हूँ, सब जिनको फॉलो जो हुआ है ना वो भी आ जाए, जो जिनको अपना कोई दिमागी प्रॉब्लम है वो भी आ जाए, क्या बनेगा? ये आ जाए कोई बड़ा नाम है कि वो जी अपना जवेश ये अपना किसका शाह का नाम लिया, ये आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? अगर और आ जाएगा तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा।
तो ये आएगा तो कुछ नहीं होगा, लोग उसको छोड़ के चले जाएं, बहुत कुछ होगा यार। जाफरी साहब कुछ तो यार होश से नाखून लिया करो यार, इतनी उम्र हो गई है। चले मेरे साथ एक और कॉल है जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है खोकर साहब आपके? एक सेकंड जाफरी साहब, जरा खोकर साहब का भी ले लूं बयान, इनसे पूछते हैं कि कौन क्या देख रहे हैं, ये कौन आ रहा है जी। देखिए, पाकिस्तान में मकबूलियत के साथ कबूलियत भी होनी चाहिए जी। ये हमारा, आपने सही कहा, जैसे इमरान खान को अभी मकबूलियत है, कबूलियत नहीं है, तब मगर हो सकता है कबूल कर लें। मगर देखिए मैं ये नहीं कह कबूल कर सकते। देखिए माजी में पीपल्स पार्टी भी जब थी तो पीपल्स पार्टी का एक ग्रुप था, ठीक है, पीपल्स पार्टी ने उस ग्रुप को कभी तस्लीम नहीं किया, उन्होंने एक प्लेन हाईजैक किया, उसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने सियासत की। ये 9 मई का वाकया कुछ इतनी बड़ी चीज नहीं। खान साहब के ठीक है वक्ती तौर पे मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के साथ हालात ठीक नहीं है, साल 2 साल 3 साल बाद चीजें बदल भी सकती हैं। खान साहब बाहर आकर खुल के सियासत भी कर सकते हैं, मगर वक्ती तौर पर चीजें खुशगवार नजर नहीं आ रही पीटीआई और उनकी आला क़यादत के लिए। और ये केसेस पाकिस्तान में बनते भी एक रात में और फिर खत्म कब होते हैं वो हमें पता। अब देखें ना, मियां साहब के साथ दिन ब दिन आए दिन उनके केसेस उन पे खत्म किए जा रहे हैं। इस इलेक्शन को कोई भी कबूल नहीं करेगा समीना जी। जो अब इलेक्शन होंगे 8 फरवरी को, इस पे एक इतनी बड़ी जमात बाहर रहेगी, पीपल्स पार्टी इतनी बड़ी जमात बाहर रहेगी, पीपल्स पार्टी किसी सूरत भी एग्री नहीं कर रही है जिस तरह कहा जा रहा है। अगर अभी तो जैदी भाई ने कहा कि हो सकता है कि नवाज शरीफ को नहीं लाए, नवाज शरीफ को नहीं लाए। उनकी पीपल्स पार्टी समझती है, हमने माजी से भी सीखा है पीपल्स पार्टी के लोगों ने कि सिस्टम से बाहर लेके सिस्टम के लिए लड़ा नहीं जा सकता, इसलिए जैसा भी सिस्टम हम उस सिस्टम में रह के इलेक्शन का हिस्सा लेंगे, ठीक है, इतराजात अपनी जगह, मगर इलेक्शन का हिस्सा लेंगे। और पीपल्स पार्टी कुछ जगहों पे देखिए हमें सूट करता है खान साहब को फेवर करना। खान साहब को हम फेवर करेंगे तो खान साहब का वोटर हमारी तरफ आएगा जी। इसलिए खान साहब के बारे पीपल्स पार्टी अगर पीटीआई के लिए आवाज उठाएगी, लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए आवाज उठाएगी, तो पीटीआई का इस टाइम पे जो वोटर है जो नहीं, उसको नहीं नजर आ रहा ना तो मेरी क़यादत कहाँ है, क़यादत तो बंद है पीटीआई की। तो पीपल्स पार्टी को शायद कहीं लगता है कि पीटीआई का वोटर पीपल्स पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हो। पीपल्स पार्टी को कराची में, साउथ पंजाब में पीपल्स पार्टी का बहुत स्कोप है, सेंट्रल पंजाब में पीपल्स पार्टी का कहीं नामो निशान नहीं है। वहां सबसे बड़ी मकबूल जमात पीटीआई है, वहां सबसे बड़ी मकबूल जमात पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में खासतौर पे केपीके के अंदर पीटीआई है। और दूसरे नंबर पे नून लीग अब बयानिया बनाने की कोशिश तो कर रही है, आए दिन उनका कोई नया बयानिया होता है, मगर ग्राउंड पे लोग उनके साथ नहीं है। इसलिए पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है, मैं जो समझा जरदारी साहब के बयान को, बिलावल को देख के, कि पीटीआई के साथ खड़ा होना पीपल्स पार्टी का बनता है। पीटीआई का वोटर जरूर पीपल्स पार्टी की तरफ एक तरफ देखेगा अगर कोई पीटीआई को। खोकर भाई सलाम अलैकुम, कौन से बयान की आप बात कर रहे हैं मेरे भाई? उन्होंने ये कहा है कि पीटीआई ये सुन ले, उन्होंने कहा ना, एक सेकंड समीना बहन सुन तो लें। मैंने इस प्रोग्राम में कहा, आप रिकॉर्डिंग पिछले हफ्ते की उठा के देख लें, 10 दिन पुरानी, कि बिलावल भुट्टो बहुत जाराना इनिंग खेल रहे हैं, बहुत प्यारी बातें कर रहा है, मगर आज या कल जो उन्होंने वापस आए वो इमरान खान के ऊपर अपने अब्बा की उसके नक्शे कदम पे चलते हुए जब उन्होंने पीटीआई को बातें सुनानी शुरू करी, और आज जब उन्होंने ये बोला कि जी आपस में इख्तलाफात नहीं होने चाहिए, सब पार्टियों को साथ बैठ के रहना चाहिए, क्योंकि उनको दिखाया गया डंडा कि भाई अगर ये तुम्हारे बयानात रहेंगे तो सिंध में एक सीट नहीं मिलेगी तुम्हारे को। अब उनकी भी सिंध बिल्कुल दुरुस्त हो चुकी है। तो मेरे भाई अब उनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, वो भी इमरान खान को आज उन्होंने दहशतगर्द, आज इमरान खान को दहशतगर्द कहा है कि 9 मई और अफगानिस्तान के लोग और तालिबान और दहशतगर्दी पाकिस्तान में सर उठा रही है, ये सब उन्होंने इल्जाम जो है वो इमरान खान के ऊपर रखा है। कल को अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी को मिलकर हुकूमत बनानी पड़ी फिर से एक बार, तो फिर पीपल्स पार्टी क्या खड़ी होगी? देखिए ना, अभी तो भाई ये यार खोकर भाई ये दोनों बगैरत है मेरे भाई, ये कभी किसी का पेट फाड़ के पैसा निकालते हैं, कभी कहते हैं मेरा बच्चा है। आपको तो सब पता है यार, ये एक वाहिद लीडर जो जेल में है ना, कैदी नंबर 943, वो एक वाहिद लीडर है जो कहता है कि मैं इन लोगों से नहीं मिलूंगा, इसको बोलते हैं लीडर। ऐसे वो कहता है कि मैंने डील नहीं करनी किसी से, ये बताएं। देखिए मैं आपने ये कहा कि इमरान खान मकबूलियत
तो है मगर कबूलियत नहीं है उनकी। इमरान खान की मकबूलियत है मगर कबूलियत नहीं है। खसूसन सेंट्रल पंजाब और केपी के मगर एक बात सुने खोखर साहब, आपको क्या लगता है अभी तो देखे ना पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स में चल रहा है, जो सियासत में आप देख रहे हैं कि आपको कोई वाज़ेह तौर पे नजर नहीं आ रहा मुस्लिम नून लीग और पीटीआई, दोनों पीटीआई कह रही हूँ पीपल्स पार्टी, आपस में जो मैदान में उतरी हुई है दोनों बड़ी बड़ी पार्टियां, किसी तरह भी पीपल्स पार्टी मुस्लिम नून लीग को नहीं कबूल कर रही है। तो उनके बारे में आप क्या देख रहे हैं आप, जो आप कह रहे हैं कि इमरान खान की कहानी तो अलग है कि उनके तो सारे बड़े बड़े कारकुनों को या तो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो खत्म करा दी गई है और जो गद्दार थे वो छोड़ के चले गए। अब इमरान खान ने तो अपने वकुला को वो कह रहे हैं कि अगर हमें 24 घंटे के अंदर अंदर भी इलेक्शन का शेड्यूल दिया गया तो ये हमारा काम है कि हम किस तरह इलेक्शन में उतरेंगे और किस तरह जीतेंगे। आपको जिंदा मिसाल खौफ इतना है, देखें इमरान खान जेल में जी, एक सराइकी सिंगर है, उन्होंने कैदी नंबर 804 पे गाना बनाया है जी, सरगोदा में उनका कॉन्सर्ट था रिसेंटली, तो उस गाने की वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उन्होंने खान साहब का गाना। बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर खान साहब का कोई झंडा उठा लेता है तो बंद कर देते हैं, अगर खान साहब का कोई नाम ले ले तो उसको बंद कर देते हैं। आप अंदाजा लगाए ना कि आम पब्लिक से अगर बात की जाती है, जब आम पब्लिक डरती है, आप सोचिए मेरे चैनल पे खुद ये ओवरसीज में मैं चला रही हूँ चैनल अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे तो आप लोग खुल्लम खुल्ला आके हर एक के बारे में बात कर लेते हैं, राइट, और वहां से मैं पाकिस्तान से लोगों को बोलती हूँ तो आप यकीन करें वो कहते हैं कि पोजीशन ऐसी है कि हम यहाँ से बैठ के आपके चैनल पे ये गुफ्तगू नहीं कर सकते, इसलिए कि हमारी गुफ्तगू ऑलरेडी रिकॉर्ड हो जाएगी और हम यहाँ नहीं रह सकते, या तो हमें छोड़ के इस मुल्क में आना है। जी, आप पे भी कोई दबाव नहीं है, I'm sure आप पे कोई किसी दबाव पे नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऊपर भी कोई ऐसा दबाव नहीं है, मगर फिर भी मैं कहती हूँ कि इतिहास से बात की जाए इसलिए कि हालात बहुत खराब है मुल्क के अंदर। और अगर आप पे कोई दबाव होगा आप उस दबाव को बर्दाश्त करें। जी, मगर ये कि देखिए पीपल्स पार्टी तो उम्मीद पीपल्स पार्टी की ये थी कि हम इनका साथ देंगे पिछली हुकूमत में और एक फेयर इलेक्शन होंगे। अब इन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ भी तो गेम की है नून लीग ने, मगर नहीं अब ये जो अभी आया है, जो अभी इन्होंने कहा बहादुर बच्चा, जिसके बाद अनवार रॉ के बारे में, जो रॉ अनवार था जो था ही पीपल्स पार्टी का बंदा था, आपको पता है कि बेनजीर ने ही उसको अवार्ड देता है, पुलिस का बंदा था, पर एक देखे वो मानते तो किस देखे वो जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं ना जिन्होंने कह के कलवाया गया, तो उन्होंने दिखा दिया कि देखो ना किसको लाइसेंस दिया, किसको सबक दिया, जरदारी को। जरदारी साहब को बताया गया कि देखिए हम पावरफुल हैं, हम जो भी चाहें करवा सकते हैं। इमरान खान के साथ क्या हुआ है देखे ना, इमरान खान को जो इस नतीजे पे पहुंचे हैं इमरान खान, तो किसने पहुंचाया उनको इस नतीजे पे? उन्हीं लोगों ने तो है ना, जरदारी साहब को ही बता दिया। देखे बिलावल भुट्टो तो कैंपेन करना चाहते हैं, वो इलेक्शनों में जाना चाहते हैं, मगर अभी देखेंगे दोनों बाप बेटों में ही इख्तलाफात हो गए। जरदारी साहब का देखिए, जरदारी जो दूसरा ग्रुप पीपल्स पार्टी में जरदारी साहब की जो सोच से इत्तेफाक करता है, वो कहते हैं हमें शायद इतनी कंसंट्रेशन की सियासत नहीं करनी चाहिए, हमें कल को नून लीग के साथ भी हुकूमत बनानी पड़े मिलके, तो हमें क्यों हम इतने अपने ताल्लुकात एस्टेब्लिशमेंट के साथ खराब कर लें ताकि हमारे हाथ से सिंध भी चला जाए। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो है, वो कहते हैं हम खुल के मैदान में आना चाहिए, खुल के कैंपेन करनी चाहिए और एक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करनी चाहिए और जमहूरी जो एक रवायात है उनकी बात करनी चाहिए। तो ये तजादात तो हैं पार्टी के अंदर दोनों। ऑब्वियसली मैं आपसे जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो है, मगर चलती जरदारी साहब की ज्यादा है। अच्छा, तो यानी कि जो बिलावल जो आके बयान देते हैं तो वो अपनी मर्जी से बस दे देते हैं मीडिया में आके, जरदारी का इसमें कोई अमल दखल नहीं होता। जी, देखिए वो तो बेनजीर भुट्टो और उनकी वालदा के अंदर भी खिलाफात थे। समीना जी सारे बूढ़े सियासतदान जो है ना वो तो जरदारी के साथ ही होंगे ना, उसी की उम्र के। अब बिलावल के साथ तो यंग होंगे तो फिर मगर आप ये देखें ना कि पहले बयान ये दिया गया तो जरदारी ने कहा कि नहीं वो तो क्या कहते हैं अनट्रेन है बिलावल, अभी छोटे हैं। बाद में बिलावल जरदारी साहब आए, जब यूके से वापस पलट कर आए तो उन्होंने अपना बयान चेंज कर दिया, नहीं वो इंटेलिजेंट है, वो यूथ के लिए आ रहा है और बिलावल ने जो कहा है वो ठीक कहा है, उसका मकसद ये नहीं था। उन्होंने आके एकदम दोनों बाप बेटे को बेटा बाप को सपोर्ट करा था और बाप बेटे को सपोर्ट करा था। तो ये क्या कहानी हुई, क्या स्टोरी हुई, ये तो खोकर साहब को पता होगा। जी, आप पॉलिटिक्स कर लेना, जी, जरदारी साहब इमरान खान पे तनकीद करते हैं, जी, बिलावल साहब नवाज शरीफ साहब पे तनकीद करते हैं, जी, मैं भी मान सकता हूँ तो बिलावल भी मान सकता है। जी, पीटीआई का जो देखिए पीटीआई के इस टाइम पे जो वोटर है, खान साहब का जो सपोर्टर है,
नौजवान सपोर्टर लेट्स से जो भी है वो अगर देखें, बिलावल को इसलिए लाके तैयार किया जा रहा था, एक बात सुने, बिलावल को तैयार करके इसलिए आया जा रहा था और बिलावल को ये एजेंडा दिया जा रहा था कि भाई यूथ के लिए काम करें, इसलिए कि इमरान खान के साथ इस वक्त यूथ खड़ी हुई है, नई जनरेशन जो है परवान चढ़ी है, वो इमरान खान के साथ है इस वक्त। तो उन्होंने कहा कि हम बिलावल को लेकर आते हैं, बिलावल कम उम्र है, यंग है, आएगा तो उसको समझेगा। तो जब भी उसने कहा कि मैं इन लोगों की सियासत नहीं करूंगा जो होती रही है 75 साल से सियासत, मैं इससे हट के सियासत करूंगा, मेरे हाथ खून से पाक है, कोई मेरे हाथों पे दाग नहीं है, कोई करप्शन का दाग नहीं है। तो उन्होंने सिर्फ वो बयानिया बनाने की कोशिश की और लेकर आए मीडिया में, मगर वो बयानिया भी उनका फेल हो गया, आगे नहीं चला उनका बयानिया। आपने देखा जरदारी साहब के बयान से जी पहुंचा है क्या जरदारी साहब को जो बयान था हामिद मीर खास पे जो इंटरव्यू था उससे बिलावल, देखिए बिलावल एक पार्टी के चेयरमैन है, वजीर आजम को उम्मीदवार है, तो जरदारी साहब के ठीक है उन्होंने शायद बाप होने की हैसियत से अपने बेटे के बारे में एक मतलब इजी लूज टॉक कर दी, मगर आई थिंक उन्होंने कहा ना कि जबान टंग जो है ना स्लिप हो गई थी। मगर देखिए सबीना, मैं आपको बता दें इस वक्त मुल्क ओवरऑल जो अगर आप पिक्चर देखें ना पीटीआई और ये नून लीग, एक आम बंदा क्या सोच रहा होगा, मियां साहब को स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही है और वो तो यकीनन हर एक के मुंह पे है कि स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही है तमाम सियासी वर्कर बहुत आम, यही अगर सियासत देखते आ रही है कभी सियासत पाकिस्तान की, कभी तो किसी पे केसेस इस तरह बना दी खान साहब 200 देखिए अच्छा बिल्कुल सही कह रहे हैं, 200 से ज्यादा केसेस खान साहब के ऊपर बनाए हुए। खान साहब ने तो अभी सज्जाद भाई ने कहा ना, तो वो तो कह रहे हैं एक और केस बना दो मेरे ऊपर। कभी फिर किसी को उठा लेते हैं, आप मेरे कुछ पीटीआई के दोस्त है वो तो पार्टी में झंडा अपनी गाड़ी के लगा ले उसको उठा लिया जाता है, इतने बुरे हालात है। तो इस हालात में कौन इलेक्शन भाई इलेक्शन से पहले इलेक्शन पे सवाल उठ गया है, इलेक्शन को कोई भी नहीं मानेगा, ये इलेक्शन के रिजल्ट को कोई भी नहीं मानेगा। पहले तो इलेक्शन के रिजल्ट के बाद पार्टी एतराजात करती थी ना पार्टियां, जी अब तो इलेक्शन से पहले एतराजात होने लगे जी, यहाँ से इलेक्शन से पहले सवाल बहुत बड़ा सवालात बहुत बड़े खड़े हो चुके हैं। तो लिहाजा हमारे जो मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट है उन्हें भी सोचना चाहिए कि हम मुल्क को किस अब आप देखें ना खुला एस्टेब्लिशमेंट सामने आ गई है, बच्चा जान गया है कि काम कौन करा रहा है, कौन सी बड़ी कुव्वतें बड़ी ताकतें कौन सी हैं जो काम कराई जा रही हैं। पहले फिर भी थोड़ा सा ढकी छुपी चीजें थी, लोग इतना ज्यादा नहीं बातें करते थे, मगर अब तो हर बच्चे के मुंह पे यही बात है कि ये कर रहा है। अब देखिए ना खुर्शीद शाह का बयान देखिए, उन्होंने कहा कि देखिए उन्होंने कहा खुर्शीद शाह साहब ने फरमाया कि हमारी सबसे बड़ी गलती थी नून लीग के साथ हुकूमत बनाना। तो आई थिंक पीपल्स पार्टी में ये भी राय पाई जाती है कि नून लीग के साथ शायद मिलकर हुकूमत नहीं बनानी चाहिए थी। कोई इतना मसला नहीं है कि अगर इलेक्शन को ना भी को माने। देखें खोकर भाई भाड़ में गए इलेक्शन, जो पाकिस्तान में गरीब अवाम के हालात हुए हुए ना, आप अगर उस पर रोशनी डालें। आज मैंने खबर सुनी, मैं अपनी जॉब के ब्रेक में मैंने खाना नहीं खाया, क्या आपने देखा है जो मुजफ्फरगढ़ के अंदर हुआ है, मुजफ्फराबाद के अंदर, कि एक आदमी ने अपने खानदान के रिश्तेदारों के 3 बच्चों को अगवा किया, 2 को जिबा करके उनका खाना पकाया, वो खाना खाया और दरबार के अंदर वो खाना तकसीम किया। बहुत अफसोस की साथ है, यकीन करें वो तो बहुत ही दर्दनाक खबर थी कि समझ लें कि रोमटा खड़ा हो रहा था कि ये हालात हो गए। खोकर साहब कि आप अंदाजा लगाएं, उसको पकड़ा गया मुजरिम को। सुन तो लें, कराची के अंदर सगे माँ बेटे डकैतियां कर रहे हैं, आप अंदाजा लगा लें, सगे माँ बेटे जो है वो डकैतियां कर रहे हैं कराची के अंदर। कभी हमने आप अंदाजा लगाएं कि ये जो खबर दी है ना, उन्होंने बिल्कुल सही खबर दी है। साजिद भाई ने ये खबर मैंने भी देखी थी, तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि अल्लाह यहाँ तक नौबत आ गई है। तो हालात देखें खराबी, हालात देखें कितने खराब हैं। और यहाँ पे नवाज शरीफ को नवाजा जा रहा है जी। नवाज शरीफ जी मैं बोलूं? जी बोले जी। सबसे पहले तो बिलावल और जरदारी साहब एक सामने रोज एक दूसरे को नजर आते होंगे, घर पे एक ही घर में रहते हैं। ये एग्जैक्टली वही कहानी है जो नवाज शरीफ की और शहबाज शरीफ की है, गुड खा बैड खा, इसी तरह ये गेम खेल रहे हैं और बीच में दोनों पार्टियां एक दूसरे से मिली हुई हैं। ये नूरा कुश्ती हो रही है सारी की सारी बाप बेटा में भी, इधर पार्टियों में भी, ये दोनों पार्टियां इकट्ठी हैं, इकट्ठा खेल रही हैं। मुझ पे नहीं यकीन आता था जैदी साहब से अभी पूछ ले कि ये नूरा कुश्ती है या नहीं है। इन्होंने सारी उम्र ये काम किया है,
पहली दफा जिंदगी में पाकिस्तान की 75 हिस्ट्री में एक ताकतवर पार्टी पहली दफा आई थी। ये इनको बर्दाश्त ही नहीं था कि कोई तीसरी पार्टी आके कुछ करे। इन्होंने उठा के उसको वो मारा। ये सारी की सारी ताकत ये दोनों लेना चाहते हैं, तीसरी पार्टी से शेयर नहीं करना चाहते। वो मौलाना साहब हुए, मौलाना साहब को कुछ दे दिया, कश्मीर की वजारत दे दी, 11 साल रही उनके पास, क्या किया उन्होंने? कल बात हो रही थी कि वो कश्मीर दे दिया। कौन सा कश्मीर किसी ने दे दिया? जो हमारा था, हमारे पास था, वो हमारे पास है, उनके पास है, वो उनके पास है। मैं अपने घर में बैठ के कह दूं कि जी जैदी साहब का जो सजाद का घर है वो मैंने अपने नाम करा लिया, मैं करा सकता हूँ? मैं अपना दिल खुश कर सकता हूँ। आपको लगता है कि खान साहब की खुद की भी कुछ गलतियां जिन पे खान साहब आप सोचते होंगे अकेले में? खान साहब ने बहुत गलतियां की हैं भाई साहब, उन्होंने बहुत गलतियां की हैं, नो क्वेश्चन, बिकॉज ही वाज अ न्यू पर्सन, ही नेवर बीन ऑन दैट पोजीशन बिफोर। उन्होंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन ये जो गेम खेल रहे हैं ना दोनों, ये पंजाबी में कहते हैं इसको नूरा कुश्ती, ये नूरा कुश्ती हो रही है। इन पे यकीन करना खोकर भाई अगर खान साहब लगा रहा है ना कि पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं कर सकता। लियाकत भाई एक सेकंड, आ जाए, जो मर्जी आ जाए। लियाकत भाई आप ये बात कह रहे हैं खान साहब अपना खोकर भाई, अगर ये नहीं हो सकते, इससे भी ज्यादा लगे शायद, पता नहीं क्या लोग बातें करते। आप जी वो भुट्टो साहब का केस हो रहा है, जहाँ पर अहमद रजा कसूरी को कहा गया, भुट्टो साहब का नाम लगा के भुट्टो साहब ने ये कहा था। भुट्टो साहब वहाँ मौजूद थे? भुट्टो साहब तो दूर दूर तक वहाँ नहीं थे। इसी तरह जब वहाँ आग लगाई गई है, सुबह गए लोग गए हैं जज्बात में आके आग लगाई, जो भी किया, इमरान खान वहाँ खड़ा था। इमरान खान मैं तो आपसे तपाक कर रहा हूँ एक के वाकयात के ऊपर, कुछ तो 10,000 बंदा बंदे मेक सेंस, एक कोई बात सेंस की नहीं करती कि आप इमरान खान को उसमें चार्ज कर। इसी तरह जैसे भुट्टो साहब को अहमद रजा कसूरी के कत्ल में भुट्टो साहब को चार्ज किया था। जी खोकर साहब आप बोले क्या करें? जी खोकर साहब देखिए सलीना, मैं तो इनसे इत्तेफाक कर रहा हूँ कि नूरा कुश्ती वाली बात पे शायद इत्तेफाक नहीं मेरा इनसे, मगर ये कि खान साहब के जो 9 मई की बात है, खान साहब खुद तो मौजूद नहीं, जिनमा चीजों पे जी, अब किसी की तकारीर उठा के आप देखे ना, अल्ताफ हुसैन भी यही कह रहा है कि 9 मई के वाकये में इमरान खान का हाथ नहीं है। जी, यूके में बैठकर जी 10,000 से ज्यादा पीटीआई के वर्करार जेलों में है, उनके केसेस दिन ब दिन खान साहब पे नहीं बने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से अब आप देखें जेल में बैठ के भी खान साहब के ऊपर केस बनाए जा रहे हैं, आप अंदाजा लगाएं। जी, दूसरा आम बंदा कोई, अगर आपको देखें ना ये कहानी बिल्कुल ही दूसरी है। जी, आम बंदा आर्टिस्ट हो, सिंगर हो, खान साहब के हक में कोई गाना गा दे, कोई ऐसी बात कर दे, उसको भी ये लोग गैर कानूनी तरीके से उठा के ले जाते हैं। तो मुल्क में ये हम क्या अपने मुल्क की तस्वीर पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। पहले यही काम होते रहे, पीपल्स पार्टी के साथ भी पहले ये काम होते रहे। अब बल्ले के निशान के ऊपर बहुत ज्यादा इतराज है कि बल्ले का निशान ले लिया जाएगा। वही हम देख रहे हैं जो पीपल्स पार्टी के साथ हुआ था कि बीबी से तलवार का निशान पर तीर, तो खास बेनजीर भुट्टो की मकबूलियत तो वही रही। अगर ये बल्ले का निशान खान साहब से ले भी लेते जी, तो क्या जैसे अभी आपने देखा कि परसों काफी कॉलर ने आके कहा था कि वो चाह नहीं रही बड़ी कुव्वतें कि भुट्टो दोबारा से इमरान खान की सूरत में भुट्टो जिंदा है, जिस तरह इमरान खान भी लोगों के दिलों में जिंदा रहे कि इमरान खान जिंदे। वोट इमरान खान का मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी को यहाँ पे नून लीग के साथ बिल्कुल नहीं खड़े होना चाहिए। वक्त है पीपल्स पार्टी को साबित करने का कि वो अपने जमहूरियत के साथ खड़े हो। जबकि आपने देखा शुरू में पीपल्स पार्टी जो थी वो मुसलसल इमरान खान के लिए, पीटीआई के लिए बात कर रही थी, और बिलावल बार बार अपनी स्पीच में यही बोल रहे थे कि जी पीटीआई को भी पूरा हक देना चाहिए, एक बड़ी पार्टी है उसको इस तरह खत्म नहीं करना चाहिए, इस तरह दीवार से नहीं लगाना चाहिए। बिलावल भुट्टो यही कहते थे। तो मगर अब बयानिया एकदम चेंज लिया, एकदम रुख चेंज किया उन्होंने, तो अब क्यों आखिर उन्होंने टर्न लिया, यू टर्न? आई थिंक मेरे ख्याल से एक ग्रुप पीपल्स पार्टी में ऐसा है कि जरदारी साहब की सोच से इत्तेफाक करता है कि कल को अगर लेट्स से एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से प्रेशर आ जाता है तो वो कहते हैं कि आप मिलकर हुकूमत बनाए, और पीटीआई की चलो जितनी भी सीटें पीटीआई लेती है इन हालात के अंदर, पीटीआई तो ऑपोजिशन में बैठेंगे ना पीटीआई के लोग, तो क्या लेट्स से अगर पीपल्स पार्टी के ऊपर दबाव आता है कि भाई आप फिर मिलकर इनके साथ किसी जमात को
खान ने पीपल्स पार्टी के लिए ठीक नहीं होगा। पीपल्स पार्टी को ऑपोजिशन में बैठना चाहिए, चाहे कोई भी रिजल्ट आए, नून लीग के साथ मिलकर फिर हुकूमत नहीं बनानी चाहिए और पूरी कोशिश करनी चाहिए कि मियां साहब जो आजकल डीले कर रहे हैं, बैकरूम डील्स कर रहे हैं, किसी भी तरीके से पीपल्स पार्टी या पीटीआई के साथ अलायंस क्यों ना करना पड़े, इन्हें रोके किसी तरीके से। अरे खोकर भाई जरा सुन तो लें, खोकर भाई जरा स्टॉप तो करें। जो आप कह रहे हैं पीटीआई को ऑफर है 60-65 सीटें ले लो, ऑपोजिशन ले लो, सही है। इमरान खान को ये ऑफर भेज दी गई है, उसने मना कर दिया है, साफ मना कर दिया है, ना ऑपोजिशन ना 60-65 सीटें। फिर जो दूसरी बात आप याद लिख लीजिएगा, आप ही इस प्रोग्राम में आके कह रहे होंगे, जो आज बिलावल भुट्टो ने नारा लगाया है ना कि मैं अपने दादा का इंसाफ दिला के रहूंगा, उनके कातिलों का इंसाफ, आप ही कह रहे होंगे आज से महीने बाद जब भी ये फैसला आएगा, देखिए जुल्फकार अली भुट्टो को आज इंसाफ दिला दिया बिलावल भुट्टो ने। ये देख आप, क्योंकि भाई ये दुनिया को पता है कि जुल्फकार अली भुट्टो शहीद को गलत कत्ल किया गया, दुनिया को सबको ही पता है जी, दुनिया को पता है। इसमें कोई नहीं, इसमें जो पाकिस्तान की जरूरियात हैं वो चीजें नहीं हो रही हैं कि इमरान खान को फांसी चढ़ाओ अगर उसने 9 मई का वाकया किया है। हम तो कहते हैं चढ़ाओ फांसी अगर उसने किया है। ये केस ज्यादा इंपॉर्टेंट है या जो जुल्फकार अली भुट्टो को आज से 100 साल पहले मार दिया गया था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। 50 साल पहले का वाकया है जी, मैं वही कह रहा हूँ कि मगर आप ये देखिए सर कि एक माँ और बेटा, सगा माँ बेटे, पाकिस्तान के अंदर क्या कभी आपने सोचा था कि इस तरह का कोई वाकया पाकिस्तान में का कहीं दुनिया? चले मैं यहाँ से सवाल का जवाब लूंगी, आपका कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ रहेगा। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। Q Wireless and Computer अपने तमाम डिवाइसेस, फोन्स, आईपैड्स, टैबलेट्स, मैकबुक्स और लैपटॉप्स के रिपेयर्स और मरम्मत के लिए हमसे आज ही राब्ता कीजिए। हम क्वालिटी एक्सपर्टीज के साथ साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डायग्नोसिस भी देंगे और डेटा सिक्योरिटी की गारंटी भी। अपने मुफ्त कोड के लिए हमें आज ही कॉल करें 647-350-6606। अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। मशरकी तहजीब की खूबसूरत दास्तान, बरसों से चली आ रही रिवायतों का पासबान, खुशबू और जायके का वही कदरदान, करते हैं हर खाने में अपने लज्जत का एहतमाम। हर पकवान है बेमिसाल, हर खुशबू है लाजवाब। कढ़ाई पॉइंट, जायका ऐसा कि दिल जीत ले। आज ही हमारे कढ़ाई पॉइंट तशरीफ लाएं और अपनी खुशियों को हमारे संग मनाएं। कढ़ाई पॉइंट, मेड विद क्वालिटी and flavored with passion. Brand new location in downtown Vancouver. Satisfy your craving for Cajun at this new location off West Georgia and Hamilton Street, where you'll find all your favorite Louisiana-inspired menu items. We sampled the unrivaled trio of sandwiches, the classic, the deluxe, and the blackened deluxe chicken sandwich, and all were delicious. All of the signature fried chicken is marinated for 12 hours, then hand-battered and breaded, served with Cajun fries and mac and cheese on the side. Plus, for a limited time, you can try Popeye's Crispy Chicken Wrap, available now until September 3rd. Check out the new Popeye's location at 700 Hamilton Street today. Who are you bringing with you? Tag them in the comments. This is the latest opening in BC for Popeyes, with more openings coming soon in both Alberta and BC by PLK Group. Love that chicken from Popeyes. चाहिए किसी तरह की होटल लेना, मोटल लेना, गैस स्टेशन लेना या किसी प्लाजे में कोई यूनिट बाई करना है तो उसके लिए आप हमें कॉल करें। हम दो चीजों की गारंटी करते हैं, आपको बेस्ट टर्म्स एंड कंडीशन और बेस्ट रेट दिलाएंगे। आप कॉल करें 647-741-9000, 647-741-9000।
HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, we also ship cars, Keller transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरह। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट देख रहे हैं। हमारी गुफ्तगू चल रही थी जी खोकर Q Wireless and Computer. जी देखिए सिमीना, अब वो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अगर खान साहब के साथ खुदा ना खास्ता कुछ भी होता है, खान साहब वैसे भी 71 साल के टूक हो गए, उन्हें कोई फिक्र नहीं अपनी जिंदगी की, जहाँ तक मुझे लगता है। देखें, जिंदगी की फिक्र नहीं, देखें उसका नजरिया, देखें उसके पीछे जो अवाम इतनी दीवानी है ना, वो आपको भी पता है कि क्यों इतनी दीवानी है। इसलिए कि उसने कहा है कि देखें, उसने जो अपनी सारी कुर्बानियां दे दी अपनी इस अवाम के लिए, उसने कहा कि मेरी जिंदगी इस मुल्क के लिए मैंने वक्फ कर दी है। अगर मुझे जीना मरना इसी मुल्क में, तो जाहिर है अवाम देख रही है कि भाई किसके लिए ये अपनी जान दे रहा है। हमारे लिए सिर्फ जान दे रहा है, कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो हमारे खातिर जान दे। देखे ना, उसको ना दौलत चाहिए ना शोहरत चाहिए। आप अंदाजा लगाएं, आप एक छोटी सी बात अंदाजा लगाएं, जो सहाफी अंदर गए, जो वकला ने इमरान खान के लिए बोला, उसको सपोर्ट की, उनको बैन कर दिया। उन सहाफियों को बैन कर दिया, वो जेल में जा ही नहीं सकते, ना वकला जा सकते। और दूसरा तमीज़ देखिए, तो भाई ये सारा मीडिया में आ रहा है ना, वो लोग यूट्यूब पे डाल रहे हैं, अपने बैठे हुए सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, इसलिए सोशल मीडिया में आवाम के पास जा रही है। तो उसकी इनकी ये समझ नहीं आ रहा कि ये सब हरकतें करने से इमरान खान की मकबूलियत तो और बढ़ रही है। मकबूलियत कम करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर कबूलियत नहीं है, जो आपके बकौल के कबूलियत नहीं है, मगर मकबूलियत तो आप सोचे दिन पे दिन कम करते चले जा रहे हैं इस तरह की अपनी हरकतें करके। वो तो आते हैं, बाहर निकलते हैं, जेल से बाहर निकलते हैं, सारे वकला को आवाम घेर लेती है और उसके बाद सवालात शुरू कर देते हैं कि भाई हम गए थे वहां से, तो फिर इसके बाद हमें तो बैन कर दिया, उनके तो मुंह पे सील लग गया, हम तो कुछ बात ही नहीं कर सकते। अंदाजा लगाएं। देखिए जो कबूलियत की आपने बात की ना, कुछ टर्निंग पॉइंट्स थे खान साहब की सियासत में आखिरी दिनों में जब इक़्तिदार में थे, उनकी वजह से मेरे ख्याल से जनरल बाजवा के साथ उनके मामला थे और बेशुमार चीजों पे मामला था, जिनकी वजह से मेरे ख्याल से फिर उनकी तरफ एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनके लिए जो है ना वो दरवाजे बंद हो गए थे। फिर खान साहब ने भी वहां पे बिल्कुल प्रॉपर एक स्टैंड लिया जी। कहीं तो खान साहब की आखिरी तकरीर देखे गिरफ्तारी से पहले, खान साहब ने बहुत तल्ख बातें की जिस तकरीर के, आई नो तल्ख बातें की, मगर खान साहब ने अब अपना बयान चेंज कर लिया। आपको पता है कि अभी जो गए थे ये बड़े लोग गए थे, तो खान साहब के कहने के ऊपर आपने पता है उन्होंने यहाँ से जेल से बैठ के, आपको पता है उन्होंने जेल से बैठ के मैसेज दिया था कि कोई भी आर्मी और फौज के खिलाफ बात नहीं करेगा, ये मेरा मैसेज है। जब ये मैसेज दिया गया तो आप सोचें कि वहां पे जब गए, वरना वहां पे उनकी बैंड बज जाती। पब्लिक बहुत थी, इमरान खान के चाहने वाले बहुत थे, पर उन्होंने एक लफ्ज नहीं बोला इमरान खान के इस मैसेज पे, उन्होंने लबैक कहा। तो अब आप देखिए, जेल में बैठ के बंदा जो कह रहा है वो अपनी बात पूरी करवा रहा है, तो आप अंदाजा लगाइए उसकी कितनी पावर हो गई, अभी कितना पावरफुल बन गया है वो। तो अभी इन लोगों की बड़ी बड़ी ताकत की समझ में आ चुकी है कि हम अभी इससे पंगा ले नहीं सकते। मेन चीज ये देखिए सिमीना, उनकी तो अभी भी वीडियो रिसेंटली आई है खान साहब की, जिसमें उन्होंने अपना वही मौक़िफ़ अपनाया है जी कि जनरल बाजवा को बुलाया जाए इस सारे मामले के अंदर, सारी चीजों के अंदर। खान साहब अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रहे। बस मैं एक चीज पीपल्स पार्टी के हवाले से ऐड कर दूं कि जरदारी साहब की इस टाइम पे गेम प्लान ये है कि कराची, आपने देखा ना, जब बाजवा साहब भी कह रहे हैं कि जी हाँ मैं आने के लिए तैयार हूँ, बैठने के लिए तैयार हूँ, आएंगे नहीं, मगर उन्होंने कह दिया मीडिया पे, तो बहुत शोर मच गया ना ये बात का जी। पाकिस्तान की तारीख है, आप जनरल मुशर्रफ को उठा के, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई आर्मी चीफ इस तरह नहीं आता, मगर बाजवा साहब का बयान ये आ गया मीडिया के ऊपर कि जी वो तशरीफ ला रहे हैं जी। पाकिस्तान की जो फौज है वो अपने, जो पाकिस्तान का फौज का इदारा है वो अपने एक्स आर्मी चीफ के साथ खड़ा रहता है। हमने जनरल मुशर्रफ के केस में देखा है, माजी में देखते रहे, वो कभी भी उनके उन कामों को गलत नहीं कहेंगे जो उन्होंने किए। बहरहाल मैं पीपल्स पार्टी के हवाले से बस यही बात करूँ कि जरदारी साहब कराची में, क्योंकि कराची में पीटीआई का तो देखिए कोई भी कैंडिडेट होगा, इनकम वैसे ही कमजोर है, तो कराची में पीपल्स पार्टी स्कोप देखेगी अपना कि भाई यहाँ से हम अपनी
सीटों में इजाफा कर सकते हैं। हम अपनी सीटों में कैसे इजाफा कर सकते हैं, हम अपनी सीटों को किस तरह वो कर सकते हैं? देखिए मुल्तान में शाह महमूद अंदर है, शाह जी। महमूद कुरैशी साहब अंदर इस टाइम पे, उनके बेटे भी इस टाइम पे अंडरग्राउंड हुए, उनकी बेटी भी इस टाइम पे अंडरग्राउंड है। तो वहाँ पे गिलानी फैमिली के लिए बहुत एक खुला मैदान है सियासत करने के लिए। नून लीग भी मुल्तान में कुछ मकबूल नहीं है, मुल्तान में शाह महमूद है, गिलानी खानदान है। तो कुछ साउथ पंजाब के कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ से पीपल्स पार्टी कोशिश करेगी। बस एक चीज जो मैं देखना चाहूंगा, ये जो 2 नई जमातें बनी हुई है, पीटीआई से बनाई गई है, परवेज खटक साहब और ये जहांगीर करीम साहब की जमात, इन्हें कितना वोट पड़ता है, दिलवाया जाता है, इन्हें कितना वोट, तो मुझे नहीं लगता 1 या 2 से ज्यादा सीटें ले पाएंगे। मगर क्या पता ये ले भी जाए, पाकिस्तानी सियासत में कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी हो सकता है, मगर अभी तो सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्शन होंगे, जिस तरह फजलुर रहमान साहब भी इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है, मुस्लिम नून लीग भी इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ तैयार तो पीपल्स पार्टी और पीटीआई है इस वक्त इलेक्शन के लिए। पीपल्स पार्टी पता है इलेक्शन क्यों चाहती है और वो क्यों नहीं चाहते, उन्हें पता है पोजीशन बहुत वीक है पंजाब में नून लीग की। मौलाना साहब को भी पता है केंद्र के अंदर उनके लिए कोई हालात इतने ठीक नहीं है। पीपल्स पार्टी तो वैसे ही पंजाब में वीक है शुरू से, सेंट्रल पंजाब में जी। पीपल्स पार्टी तो कराची और साउथ पंजाब को एक करने के वहां से हमको ज्यादा से ज्यादा अपनी सीटों में इजाफा कर लिया। पीपल्स पार्टी को अंदाजा है कि पंजाब में वो नून लीग का पीटीआई का मुकाबला नहीं कर सकता। मैं आपको हकीकतन बात बता रहा हूँ कि जो ये सेंट्रल पंजाब का बेल्ट है उसमें मुकाबला पीटीआई के लिए और नून लीग का, नून लीग बहुत कमजोर नजर आती है। नून लीग इस वक्त बहुत कमजोर नजर आ रही है, बिल्कुल आपने सही कहा। अगर आप सर्वे कराएं तो अभी नून लीग के पीछे अवाम बहुत खिलाफ है, नून लीग को किसी तरह एक्सेप्ट नहीं कर रही है। अब आप अगर देखें, अंदाजा लगाएं, अगर हम छोटी सी बात सोचें कि अगर बड़ी कुव्वत है, जैसे कह रहे हैं ना कि प्लान कर लिया जी, सिलेक्ट हो गए, जिस तरह बिलावल भी आके मीडिया में कह रहे हैं कि हमें कबूल नहीं है 4थी दफा इनको सिलेक्ट किया जाए और ये आए तो हम कबूल नहीं करेंगे। तो आप ये सोचेंगे क्या अवाम कबूल करेगी? देखें चाहे कितने भी जाली वोट डलवाए जाए, किसी तरह भी जाल खेला जाए, उनको लाया जाए, तो मगर कहाँ कितना पूरा करेंगे जब आवाम निकलेगी नहीं वोट देने के लिए? कहाँ से निकालेंगे? घरों से घसीट के निकालेंगे? आवाम निकलने के लिए तैयार ही नहीं है। सवाल ये पैदा होता है, ठीक है मानते हैं इमरान खान को लेकर आए, पर इमरान खान के पीछे आवाम खड़ी हुई थी, उस वक्त भी आवाम खड़ी हुई थी, जितने वोट कम थे सीटें थी जी सर्दी ज्यादा होगी जी, वोटर टर्नआउट भी बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। कितनी धांधली करेंगे और कितनी धांधली से पब्लिक को बताएंगे कि भाई ये इतने वोटों से ये इतनी सीटें ले ली और इतने वोट से ये जीत गए, इस हल्के से ये जीत गए, इस हल्के से कितनी धांधली करेंगे? समझ में इनके खुद नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें, और इलेक्शन से भाग रहे हैं बुरी तरह। पीपल्स पार्टी कह रही है कि अब हम इलेक्शन से मुस्लिम नून लीग को कभी भागने नहीं देंगे। तो अंदाजा लगाएं कि 8 फरवरी इलेक्शन का डेट दे दी गई है और टाइम देखें कितनी तेजी से गुजर रहा है। तो क्या लगता है कि किस तरह इलेक्शन की तरफ जाएंगे ये सब? देखो अभी तो देखिए 8 फरवरी से बिल्कुल बातें भी चल रही है कि 10-15 दिन पीछे कर दिया जाए, 2 हफ्ते पीछे कर दिया जाए। अभी तो 2 हफ्ते की बात कर रहे हैं, मगर फिर कहेंगे 2 महीने पीछे कर दिया, या फिर 2 महीने से कहेंगे 2 साल पीछे कर दिया जाए। किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से। जी, केसेस मियां साहब के केसेस तो पहले खत्म हो जाए फिर कुछ करें। मियां साहब के केसेस तो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं ना, आपने देखा नहीं कितनी तेजी से तो मियां साहब के केसेस खत्म किए गए। मियां साहब जब तक पूरे मुतमईन नहीं होते तब तक आप भूलने कुछ हो रहा है। मरियम नवाज जब तक मुतमईन नहीं होती, मियां साहब मुतमईन होते, नून लीग तब तक इलेक्शन नहीं हो रहे। और खान साहब जब तक इनको यकीन नहीं हो जाएगा कि है ना हम ही आ रहा है, हमारी ही हुकूमत आ रही है, हम वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ही बन रहा है, तब जाके वो इलेक्शन में उतरेंगे, अदरवाइज नहीं उतरेंगे। बहुत अच्छी बात की आपने, जब तक इनको पक्का यकीन ना हो जाए। आप मुझे आखिरी सवाल साजिद भाई की बातों से क्या जो भी असेंबली की होती है इलेक्शन के बाद जी, क्या उस असेंबली की कोई अहमियत होगी, उस असेंबली को कोई मानेगा? जी साजिद भाई। चौधरी साहब अपना खोकर भाई, आपके मंजूर चौधरी साहब जो हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कल बोला है टॉक शो के अंदर बैठ के, अगर नवाज शरीफ को ये इस तरह लिया है तो 9 मई का जो वाकया है ना वो बहुत ही छोटा और मामूली वाकया होगा जी। अवाम इस तरह रोडों पे निकलेगी अगर ये नवाज शरीफ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर नवाज शरीफ को अगर लिया है, बाद नवाज शरीफ वजीर आजम, ये तो आप भूल जाइए कि नवाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान 4थी दफा बनने जा रहा है। इस बात को तो भाई मेरे, ये जो दिखाया जा रहा है वो होगा नहीं, ये बात तो आप लिख लें। ये साजिद भाई कहीं किसी हद तक, काफी हद तक ये बात सही कह रहे हैं। जो दिखाया जा रहा है उस पे मत जाइए, जो दिखाया जा रहा है वो कुछ भी नहीं है।
अंदर खाने कहानी कुछ और ही है। वजीर आजम जरदारी साहब ने खुद शीशा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी पपेट वजीर आजम आ सकता है ना। जी साजिद भाई क्या कहेंगे? देखिए अपना मेरे हिसाब से तो अपना खोकर भाई समीना बहन ये इलेक्शन मुझे नहीं होता हुआ नजर आ रहा, क्योंकि ये इसी तरह गवर्नमेंट चलती रहेगी 2-3 साल मजीद ये इसी तरह खींचेंगे। इलेक्शन तो सो कह रहे हैं कि होंगे जरूर, इलेक्शन की तरफ तो जाएगी। नवाज शरीफ ने 2 ऑफरें दी हैं, एक चीफ जस्टिस साहब को बोला है वो एक्सटेंशन ले लें मजीद 1 साल की, और उन्होंने हाफिज साहब को बोला है कि वो एक्सटेंशन ले लें। मगर बात वही आ जाती है कि जो पीछे जो लोग बैठे हैं, एक ग्रुप चाह रहा है नवाज शरीफ को लाना, एक ग्रुप चाह रहा है बिलावल भुट्टो को लाना, वो होगा। मगर ये इतना आज जैसे ये आज कल की बात नहीं होगी, इसमें अभी टाइम लगेगा। ये नहीं कि 8 फरवरी से पहले ये बात हतमी हो जाए, फैसला हो जाए, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि मुल्क हमारा वैसे ही समीना बहन दहशतगर्दी के अंदर है इस वक्त, इस बात को माने। इस तरह 23 कल हमारे 23 फौजी जवान शहीद हुए हैं, ये रोज का चक्कर शुरू हो चुका है। और जो पाकिस्तान के हालात हैं, जो मैंने आपको बताया कि 1-2 बच्चों को ज़िबा करके यानी उनको पका के खा लिया गया, दरबार में खाना खिला दिया, माँ बेटे पकड़े गए, ऐसे कितने वाकयात हो रहे होंगे जो मीडिया पे नहीं आ रहे जी। आप अंदाजा तो लगाइए। तो कहने का ये मतलब कैसी बातें करते हैं, ये चीज महंगाई की वजह से नहीं, उनकी अपनी दुश्मनी होगी, ये कैसी बात है? अच्छा माँ बेटे जो है वो डकैती कर रहे हैं, वो दुश्मनी में कर रहे हैं यार। जाफरी साहब मैंने कहा होश के नाखून लिया करो। दुश्मनी है तो लोगों को पकाना शुरू कर देंगे आप। अगर फोर्स कर रही थी, ये जो काजी ईसा की तरफ से ना पीपल पार्टी को गिफ्ट है कि लोग आप भुट्टो की सिमती लेके ना कुछ 4 वोटे आप पंजाब से लो, पंजाब से सीटें निकालो, 10 आओगे सिर्फ सिमती लेने के लिए। अगर बिलावल साहब को इतना फिक्र था अपने नाना का था, तो अपनी माँ का केस खोले और अपने मम्मू का केस खोले, जो क्रिस्टल क्लियर है और जो खुरा इनके घर तक जाएगा, वो केस खोले। उसको तो 50 ईयर हो गए, उनके तो जो विटनेस थे उनके तो आपका कहने का मकसद ये है कि बिलावल ने जो ये केस खोला गया है कि भुट्टो का, जुल्फकार अली भुट्टो का, वो बेकार है। आप कह रहे हैं कि बेनजीर का केस खोले, अपनी माँ का केस खोले। हाँ, ये काजी ईसा ने इनको फेवर दी है। देखा नहीं था असेंबली में जाके इनके कारी साहब के पास कारी साहब बैठे हुए थे, ये सारे इकट्ठे हैं। इन्होंने सिर्फ इनको फेवर दी है, कभी नवाज शरीफ को फेवर दी है, आप उसको इवन अप करने के लिए इनको पीपल पार्टी को फेवर दी है। तो लोग भी ये केस खोलो और जो सिमती है ना वो लेके तो पंजाब से सीटें निकालो। जो अगर इसमें ज्यादा फिक्र है तो अपनी माँ का खोले, अपने मामू का खोले। इनको अभी चंद साल हुए हैं, उनको नॉलेज के लिए ये बात कहता हूँ कि ये केस जो है 2011 में आसिफ अली जरदारी ने किया था, जो अब खोला गया है। ये केस आज नहीं कोई वो हुआ, ये 2011 में आसिफ अली जरदारी ने ये रेफरेंस दायर किया था, जिसको आज खोला गया है। आज से मतलब अब खोला गया है। सजाद ये काजी ईसा साहब पहले भी जज थे, चीफ जस्टिस तो आज बने हैं ना, पहले भी जज थे, पहले भी इनके पास पावर थी, अपने कोर्ट में खोल लेते। और जो असल चीज है वो बेनजीर का खोले, मीर मुर्तजा का खोले, जो खोलने वाली चीजें हैं। मगर मेरे भुट्टो साहब को तो भाई ये सुप्रीम कोर्ट में केस है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा वो वही खोलेगा। सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा वो वही खोलेगा केस। जी चलें जी, कहीं नहीं जाइएगा, मेरे साथ जाइएगा। छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। Q Wireless and Computer अपने तमाम डिवाइसेस, फोन्स, आईपैड्स, टैबलेट्स, मैकबुक्स और लैपटॉप्स के रिपेयर्स और मरम्मत के लिए हमसे आज ही राब्ता कीजिए। हम क्वालिटी एक्सपर्टीज के साथ साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डायग्नोसिस भी देंगे और डेटा सिक्योरिटी की गारंटी भी। अपने मुफ्त कोड के लिए हमें आज ही कॉल करें 647-350-6606। मशरकी तहजीब की खूबसूरत दास्तान बरसों से चली। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज और मैं हूं इरम चौधरी। इंतखाबात 2024 के लिए DROs, ROs इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आम इंतखाबात 2024 के लिए DROs, ROs की ट्रेनिंग 13 दिसंबर से शुरू होगी।
तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने ट्रेनिंग के तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए। सीनियर अफसरान डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग और रिटर्निंग अफसरान को ट्रेनिंग देंगे। 142 DROs की सूबाई हेडक्वार्टर्स में 16 दिसंबर को एक रोजा ट्रेनिंग होगी। पंजाब के 40, खैबर पख्तूनख्वा के 36, बलोचिस्तान के 36 और सिंध के 30 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान शामिल हैं। रिटर्निंग अफसरान को डिवीजन सतह पर 2 रोजा ट्रेनिंग दी जाएगी। ये ट्रेनिंग 13 से 15 दिसंबर तक जारी रहेगी, जिसके दौरान मजमूई तौर पर 859 रिटर्निंग अफसरान तरबियत हासिल करेंगे। इंटर पार्टी इलेक्शन का फैसला जल्द सुनाने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन में इंटर पार्टी इंतखाबात वकील बैरिस्टर अली जफर ने केस का फैसला जल्द सुनाने की इस्तदा कर दी। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरखास्तों पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान बादशाह की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। दौरान समाअत पीटीआई के वकील अली जफर ने कहा कि हमें इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया कि इंटर पार्टी इलेक्शन करवाएं। हमने 20 दिन के अंदर कानून के तहत इंटर पार्टी इंतखाबात करवाए। कानून कहता है कि 7 दिन में सर्टिफिकेट देने का फैसला करें। केस की नौयत और सवालात अपनी जगह, अगर जरूरी हो तो केस चलता रहे। नहीं चाहते कि सबसे बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी निशान से दूर रखा जाए। इलेक्शन करीब आ रहे हैं, चाहते हैं कि इस केस का जल्द फैसला किया जाए। नवाज शरीफ अल अजीजिया रेफरेंस में भी बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील मंजूर करते हुए उन्हें इस केस में बरी कर दिया। समाअत के आगाज में वकील अमजद परवेज ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के मुख्तलिफ हिस्से पढ़कर सुनाए। वकील अमजद परवेज ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई मुतफर्रिक दरख्वास्तों पर इन्हसार किया। तीनों CMAs हसन नवाज, मरियम नवाज और हुसैन नवाज ने जमा करवाई। एक भी मुतफर्रिक दरख्वास्त साबित नहीं करती कि नवाज शरीफ इन असासों के मालिक हैं। ट्रायल कोर्ट ने जिन मुतफर्रिक दरख्वास्तों पर इन्हसार किया उनको रिकॉर्ड का हिस्सा भी नहीं बनाया। नवाज शरीफ की कौमी असम्बली में तकरीर पर भी इन्हसार किया गया। हुसैन नवाज के टीवी इंटरव्यू पर इन्हसार किया गया। हुसैन नवाज ने टीवी इंटरव्यू में कहा कि जायदाद का वालिद से ताल्लुक नहीं। भुट्टो रेफरेंस की समाअत बराह रास्त नशर करने का फैसला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की दरख्वास्त के हक में फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने एलामिया में कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी से मुतालिक सदारती रेफरेंस की समाअत सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर बराह रास्त नशर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस केस की बराह रास्त नशरियात की मंजूरी देते हुए कहा कि समाअत सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के अलावा यूट्यूब चैनल पर भी बराह रास्त नशर की जाएगी। सुई सदरन का भी कीमत बढ़ाने का मुतालबा। सुई नॉर्दर्न के बाद सुई सदरन ने भी गैस की कीमत में इजाफे का मुतालबा कर दिया। सुई सदरन ने गैस की कीमत में 1 जुलाई से 226 रुपए फी MMBTU इजाफे की मांग की है। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी के जराये के मुताबिक सुई सदरन ने गैस की कीमत में इजाफे की दरख्वास्त जमा करवा दी, जो रवा माली साल की रेवेन्यू जरूरियात की मद में दी गई है। ओगरा जराये के मुताबिक सुई सदरन का रवा माली साल रेवेन्यू शॉर्टफॉल का तखमीना 47 अरब 77 करोड़ रुपए है, जबकि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की लागत की मद में 150 रुपए 67 पैसे फी MMBTU मांगे गए हैं। ओगरा के जराये के मुताबिक सुई सदरन की दरख्वास्त पर 18 दिसंबर को कराची में समाअत होगी। सुई सदरन की मौजूदा औसत गैस की कीमत 1470 रुपए 21 पैसे फी MMBTU है, जबकि कंपनी की नई औसत कीमत 1696 रुपए 39 पैसे फी MMBTU करने की दरख्वास्त की। सऊदी अरामको की पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी। सऊदी अरब की पेट्रोलियम कंपनी अरामको की पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक सऊदी कंपनी अरामको ने गैस एंड ऑयल कंपनी के 40% हिस्से खरीद लिए। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक सऊदी अरब के शहर दोहराद में मुआहदे पर दस्तखत किए गए। मुआहदे के तहत अरामको को पाकिस्तान में अपनी मसनूआत मुतारिफ करवाने के लिए मजीद मौके मिलेंगे। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक गैस एंड ऑयल कंपनी पाकिस्तान में तेल और लुब्रिकेंट्स के कारोबार में सरमायाकारी कर रही है। आवाज न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। Q Wireless and Computer अपने तमाम डिवाइसेस, फोन्स, iPads, टैबलेट्स, मैकबुक्स और लैपटॉप्स के रिपेयर्स और मरम्मत के लिए हमसे आज ही राब्ता कीजिए। हम क्वालिटी एक्सपर्टीज के साथ साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डायग्नोसिस भी देंगे और डेटा सिक्योरिटी की गारंटी भी। अपने मुफ्त कोड के लिए हमें आज ही कॉल करें 647-350-6606।
जी नाज़रीन, हम गए थे छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट देख रहे हैं। तो यकीनन हमारे साथ मौजूद है जाफरी साहब। जी जाफरी साहब, क्या कहेंगे आप? जी मैं यही कहूंगा कि कल भी बात की थी, रोजाना एक ही बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मजबूरी है कहना चाहिए कि ये जो हमारी अदालतें है ना जी, अगर ये फैसले सही करे, ऐसे ऐसे लोग इधर पाकिस्तान में चल रहा है जियो पे एक प्रोग्राम आपस की बात, उसमें जेल का दिखा रहे हैं कि लोग 10-10 साल 15-15 साल हो गए जेल में ही गल सड़ रहे हैं, बस बड़ी मजबूरी, उनको बड़े परेशान है। तो ये लोग जो है ये भी बड़ा बड़ा कुछ करते हैं, चोर भी हैं उनमें, कातल भी हैं, तो इनको बड़ी जल्दी अदालतें बुला के फैसले भी कर देती हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, उनको बुला के फैसले भी कर देती है। अब जिस तरह इमरान नवाज शरीफ के फैसले हुए हैं, तो आप इसमें देखें ना, अब इमरान खान को इतने टाइम तक जेल में डाल के बंद किया हुआ है, नवाज शरीफ के सारे बुला के तो खटाखट फैसले कर दिए गए, हर केस से उनको बरी कर दिया गया और उनके केस अभी तक चल ही रहे हैं। सारा जी, कुछ गलत है, ये गलत है। इन लोगों को जल्दी सजाएं नहीं देते और बाद में 2-4 महीने में, साल में अपना केस खत्म। तो जो गरीब बेगुनाह जेल में फंसे हुए हैं उनका कोई नहीं, ये अदालतें अल्लाह करे इनको को अकल आ जाए। लेकिन ये करे क्या कि अल्लाह से डर नहीं है। ये जब फैसला करते समीना जी, कुरान रखा होना चाहिए अदालत में, ये जज फैसला करे कुरान के ऊपर हाथ रख के कि मैं सही फैसला कर रहा हूँ। आगे अगर गलत हो जाए तो वो इंसान है, गलती भी हो सकती है, लेकिन इनको हाथ लगाना चाहिए कुरान के ऊपर उसी वक्त की ये जो मैं फैसला कर रहा हूँ किसी सियासी दान के ऊपर या किसी के ऊपर भी, मैं अपनी तरफ से मैं हक और सच की बात कर रहा हूँ। तो लिहाजा ये है कि ये जितने भी फैसले हो रहे हैं, नवाज शरीफ के, इमरान के, जरदारी के, बेगुनाह 12-12 साल उसने भी गुजारी है, जरदारी ने भी, और भी जितने हैं, तो ये फैसले ये सही करेंगे तो फिर पाकिस्तान सही हो सकता है। कोई पाकिस्तान में हर फैसला कुरान पे हाथ रख के किया जाता है, हर फैसला हर अदालत में, छोटी से छोटी, बड़ी से उनका कहने का मकसद ये है कि कुरान पे फैसला तो किया जाता है, पर सच्चा फैसला किया जाए, झूठे फैसले क्यों किए जाते हैं? मैं वही कह रहा हूँ ना कि इनका कुछ दीन अमान हो तो फिर है ना, ये तो सब बेईमान लोग हैं। इनको चाहे 10 कुरान एक दूसरे के ऊपर रख के उसके ऊपर हाथ रख लेना, ये फिर भी यही काम करेंगे। पाकिस्तान की कोई ऐसी अदालत नहीं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, जहाँ कुरान पे हाथ रख के फैसला होता है। जब हलफ लेते हैं ना आप, वो कुरान पे है लिखा जाता है कि मैं सच फैसला करूंगा। चलो करें बात आप करें जाफरी साहब। कोई भी सियासी नहीं जाफरी साहब एक सेकंड, जाफरी साहब मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करूंगा। आप सारा इल्जाम जजों पे लगा रहे हैं। जज देखे, मैं मानता हूँ जज हैं, मगर इसाक डार ने कुरान पे हाथ रख के कसम खाई कि आज ही मैंने नवाज शरीफ के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करी। क्या जज ने कसम? रुक जाए ना, सैयद साहब का मैसेज ले लूं एक सेकंड, वो बहुत जल्दी से जाते हैं और जल्दी से आते हैं। जी सैयद साहब, क्या कहेंगे आप? अरे समीना जी, मैं आपको क्या बताऊं, मैंने आपको 3-4 मोटी मोटी बातें बताई, आपको समझ में नहीं आ रही तो मैं क्या करूं? पूरी रात जुलेखा का किस्सा सुनती। अरे 2-3 बातें मोटी मोटी बताई, अभी जो हालात हो रहे हैं उस पे बात करें ना, कि नवाज शरीफ को लाने की पूरी तैयारी की जा रही है, इलेक्शन हो रहा है। मैं समीना बहन सैयद भाई से एक सवाल रख रहा हूँ, सैयद भाई एक सवाल रख रहा हूँ, जरा गौर से सुनिएगा, सही है? और जाफरी भाई भी अगर इसका जवाब देना चाहे या कोई भी कॉलर आके जवाब दे दे। इमरान खान पे इलेक्शन कमीशन की तौहीन अदालत का केस लगा है, हुआ है ना ये केस, इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन की तौहीन अदालत करी है ना? सुन तो ले मेरी बात, अपने सवाल तो पूरा सुन ले। ये केस इमरान खान के ऊपर है। एक सेकंड विंसर भाई का ले लूं, फिर दोबारा सवाल लेती हूँ। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। विंसर भाई करते नहीं ज्यादा कॉल, वो बेचारे थोड़े सा देर के लिए करते। जी जी, मेरी तरफ से आपको भी और तमाम सुनने वालों को बहुत बहुत सलाम। आप सबसे पहले आपको हैप्पी क्रिसमस विंसर भाई एडवांस में। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। और आपको बस जाफरी साहब से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि जाफरी साहब, आपकी बात में वजन है, लेकिन अगर जब कुरान पर हाथ रख करके उनसे बुलवाया जाता है कि आप जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, तो इनमें चंद अल्फाज का इजाफा कर दिया जाए तो वो ज्यादा होगा। वो उसमें अच्छाई इस तरह से आएगी कि हाथ रखने से पहले उनको बोला जाए कि जो मैं कह रहा हूँ सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। इससे पहले और उसके बाद के जो जुमले हैं, लोग दिल में कहते हैं
कि भाई हम तो यही बोलेंगे, हम तो झूठी बोलेंगे, तो हम क्या, लोग बाद में आके जेल अदालत से निकलने के आने के बाद कहते हैं दिल में तो हमने कहा था कि हम झूठी बोलेंगे, हम झूठी गवाही देंगे, तो इसलिए हम इस लॉ से बरी हैं। तो इन चीजों पर गौर करना चाहिए और शायद कुछ जज या कोई वकील कोई ऐसा जुमला तैयार कर ले कि जो वो बोलते हैं कि हम सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे, उससे पहले भी चंद अल्फाज बुलवाए जाएं और बाद में भी, ताकि जो वो दिल में बात कहते हैं उससे उसकी कोई असर या कोई वैल्यू ना रह जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलें जी, चलें जी। बात सुने, कोई पार्टी किसी के ऊपर को मुकदमा बनता है तो सब ही कहते हैं ये झूठा कदम है, ये झूठा केस है, ये झूठा, किसी ने भी आज तक बोला कि ये सच्चा केस मेरे ऊपर आया है? सारी पार्टियों के ऊपर बने हैं केस, सब कहते हैं ये झूठा केस। चलें, जाहिद साहब भी आ गए हैं और जाहिद साहब भी आ गए हैं। सैयद साहब से पूछें सवाल जल्दी, फिर जाहिद साहब की तरफ जाऊंगी। जी जी, तो मैं सैयद साहब से या कोई भी या जाहिद भाई भी मेरा इस सवाल का जवाब दे दें कि जी इमरान खान के ऊपर एक केस है जिसमें लिखा है कि जी वो इलेक्शन कमीशन यानी तौहीन करी है इमरान खान ने, तौहीन अदालत की। जी, उसका भी ये भी केस है इमरान खान के ऊपर। सवाल ये पूछ रहा हूँ, खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार ने क्या सिंध के इलेक्शन कमीशन की तौहीन नहीं करी कि पीपल्स पार्टी जो है वो उनको पैसा दे रही है और पैसे का समंदर जो है वो इस इलेक्शन कमीशन के अंदर आ गया है? क्या ये तौहीन अदालत नहीं बनती है एनक्यूएम के ऊपर? ये मेरा सवाल है, आप मुझे जवाब दे दे कोई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी, मेरे सबसे पहले आपको और हमारे पूरे खूबसूरत पैनल को अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, देर की माजरत। अच्छा, अभी एक सवाल मैं सुन रहा था तौहीन अदालत के बारे में, ठीक है? इससे पहले एक चंद मिसालें मैं आपको दूंगा। हमारे लाहौर के बहुत अच्छे एमएनए साद रफीक साहब, जिन्होंने जजों को ये तक कह दिया था हम तुम्हें लोहे के चने चबवा देंगे, ठीक हो गया। एक मिसाल, हम जनाब मरियम नवाज साहिबा के काफी ऐसे जुमले जिन्होंने जज साहब का नाम ले लेकर कहा, वो इंसाफ कहाँ गया? दूसरी बात, आप अक्सर इतने निकाल लें साथ से लेकर था कि हम लोहे के चने हैं, जो हमें चुभाएगा उसके दांत टूट जाएंगे। उन्होंने कहा था कि लोहे के चने चलवा दूंगा। ये कह रहे हैं कि उन्होंने तौहीन अदालत की मिसाल दे रहे हैं वो, कि इन लोगों ने तौहीन अदालत की थी तो वो कहाँ चला गया? ये है इनका सवाल। जी जाहिद साहब का। जी सर, मैं वही तो कह रहा हूँ जी, हमारा जो इंसाफ का मेयार है ना वो इंसाफ का है। उन्होंने कहा मरियम नवाज साहिबा ने भी बहुत कुछ तौहीन अदालत की, तो फिर उनको क्यों नहीं कहा जा रहा जो इमरान खान को तौहीन अदालत के ऊपर इतनी उंगलियां उठाई जा रही हैं? जी, मैं तो वही बात को, इस वक्त जो सारा इंसाफ है ना वो एक ही शख्स के आसपास करे। पाकिस्तान का 75 साल में जितना निजाम खराब हुआ वो इमरान खान ने किया, पाकिस्तान का जितना नुकसान हुआ इमरान खान ने किया। आज जो कुछ भी पाकिस्तान में अच्छा हुआ, एक मैं बात कर रहा, हम कल ही एक जगह बात कर रहे थे, हमारे कुछ दोस्तों का अभी ये नहीं कहना, ये अल्लाह करे वो ये ना कहते कि कायदे आज़म के साथ कुछ जो हमारे ध्यान में उन्होंने रख के पाकिस्तान बनाया। मेरा कहने का मकसद ये है हजूर, हम दोहरा म्यार छोड़ लें। जहां भी मैं कहता हूँ जहां इमरान खान ने गलत किया, वो इमरान खान ने गलत किया, वो गलत किया, उसको उनको होना चाहिए। जहां उन लोगों ने यार इतनी हिम्मत आई ना कि उन्होंने भी गलत किया। समीना जी, मैं थोड़ा सा बोलूं, आपने जी बोले तो बोले, आपको बोलने के लिए बोला, मगर आप बोले नहीं। आप बोले, आपने तो ये कह दिया। देखे एक सेकंड सैयद साहब, जब मैंने आपसे कहा बोले तो आपने कहा अरे मैंने तो आपको 3 बड़े बता दिया ना। अब ये तो यही बात हो गई कि पूरी रात कहते रहे, तो जुलेखा ने कहा कि कौन था। आप कभी बात करता हूँ, कभी वो ले लेते मेरे मुंह से। मेरी बात सुने भाई साहब, आप जो भी हैं, आपके जज्बात की मैं कदर करता हूँ, जज्बात की कदर करता हूँ, लेकिन मैंने आपको सिर्फ एक बात अपने जहन में रखी है, माइंड सेट बना दिया गया है। अब इस यानी कि आप ये कह रहे हैं माइंड सेट बना दिया गया है कि नवाज शरीफ को लाया जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं आप? सुनिए मेरी बात, मैंने अभी बात मुकम्मल नहीं की। ठीक है, सुनाइए। बात पूरी कौम एक बात गौर से सुन ले। आज मैं पूरा स्पीच कर रहा हूँ इस वक्त लाइव, कि आप पूरी कौम को ये जो मोहब्बत करता है इमरान खान से, वो इस मोहब्बत को फिलहाल अपने दिल और दिमाग में रखे, क्योंकि इस दफा आपकी डिलीवरी का कोई फायदा नहीं है। क्लीन बोल्ड कर दिया जाएगा, क्योंकि एक माइंडसेट बन चुका है इमरान खान को निकालने का, एलिमिनेट करने का। और ये पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट का काम नहीं है कि वो एस्टेब्लिशमेंट बाहर निकले। एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी एक
कि इमरान खान को बाहर नहीं निकाला जाएगा, आप ये कहना चाह रहे हैं, या इमरान खान को बाहर लाने का? मैंने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट की इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं है, क्योंकि किसी शायर ने कहा है कि आप ही अपनी अदाओं पर गौर फरमाइए, हमने कुछ कहा तो शिकायत होगी। क्या इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान को बचपन से नहीं जानता? इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक प्रेशर है, किस मुल्क का प्रेशर है ये सबको पता है, और इमरान खान को उन्होंने कह दिया कि वी डोंट वांट दिस पर्सन टू बी इन पावर, दैट्स इट, उनका फाइनल वर्ड है ये। इसकी वजह से आपके भैया साहब गए हुए मिलने के लिए, डिक्टेशन यही है, और ये डोनाल्ड लू और ये सारा ये जितना भी साइफर वगैरह का ये सारा ड्रामा, और ये 9 मई का ड्रामा, ये सारे बंदों को पकड़ना, औरतों को बालों से घसीटना, उनके घरों में कूदना, ये सारा ड्रामा जो है सिर्फ इमरान खान को निकालने के लिए किया गया है। ये बात कौम समझ ले, कौम समझ ले ये बात। अगर कुछ करना है तो इलेक्शन के दिन आप शो करें कि आप कितनी मोहब्बत करते हैं इमरान खान से, बाकी बहस मुबाहिसे से कुछ फायदा नहीं है। ये इलेक्शन के दिन शो करें कि हम कितनी मोहब्बत करते हैं, क्योंकि अब तक आप लोगों ने स्ट्रीट पावर नहीं दिखाई है इस पूरी एस्टेब्लिशमेंट को या गवर्नमेंट को। कोई भी रोड पर बहुत अच्छी बात आपने की है, और आपकी बात में वजन भी है। हाँ? डर गए ये लोग, डर नहीं गए, छा गए ये। आप ये कहें इन्होंने बहुत अच्छी बात की है सैयद साहब ने, और आप ये देखें चौधरी साहब बात बहुत अच्छी की है, और काफी वजनदार बात है इनकी। अगर और किया जाए इनकी बात के ऊपर, अगर आप और करें तो। नहीं बात अच्छी की है, लेकिन बात इन लोगों में ये नहीं, ये इन्होंने ये कहा कि वो लोगों को समझा दिया कि इमरान खान को किस तरह बाहर लाया जाएगा, ये सारी प्लानिंग की जा रही है इमरान खान को बाहर लाने की। इस बात में इनका कहाँ तक वजन है कि जो ये बात कह रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, सही कह रहे हैं, ये प्लानिंग की जा रही है। ये देखें, आप भी एग्री कर रहे हैं ना इस बात पे कि इमरान खान को बाहर लाने की प्लानिंग की जा रही है? वही सही कह रहे हैं, बाहर लाने की प्लानिंग हो रही है। देखें, कदमों में पड़ गए, पैरों में पड़ गए, और उसके बाद हाथ जोड़ के कहा कि हम आपके साथ हैं, और शिकागो जा रहे थे आर्मी चीफ, वहाँ मैसेज भेजा गया है, ओवरसीज में आप लोग वहाँ रहते हैं, पता चला होगा आप लोगों को, किसी किस्म का कोई मुजाहरा नहीं किया जाएगा, वरना हमारे बेत पड़ेगी, समझे? तो ये लोग डर गए, और ये सिर्फ भरमबाजी करते रहे, और उस गरीब को मरवा दिया। ये हमारी रेड लाइन है और ये हमारी ब्लू लाइन है, उसको चढ़ा चढ़ा के शरीफ आदमी, ये इन पॉलिटिशियंस के हत्या चढ़ गया, वो गलत लोगों के चढ़ा चढ़ा के उसको सीढ़ी चढ़वा के बंद करवा दिया उसको, और उसके नाम पे जो है पैसे खा रहे हैं लोग, अभी तक अरबपति हो गए। लेकिन आज एक चीज अच्छी हुई है कि दहशत गर्दों का फैसला जो है 9 मई के, किसी भी जमात से ताल्लुक रखता होगा उसका आर्मी कोर्ट होगा, लेकिन इमरान खान साहब का फैसला नहीं हुआ। वो इस बिना पे नहीं हुआ कि वो वहाँ मौजूद नहीं थे, इसलिए अभी उनका डिसाइड नहीं है कि उनके ऊपर 9 मई का केस अगर लगा हुआ है। अभी आप तो साइफर का कह रहे हैं, साइफर के केस में तो बरी कर दिए गए उनको, अब क्या कहेंगे आप? नहीं बरी नहीं किया गया अभी, मगर मुस्तरद कर दिया ना, ये तो देखे ना। नहीं अभी चलेगा, वो बरी नहीं किया गया है। मगर चौधरी साहब, जिस तरह नवाज शरीफ को हर केस में बरी किया जा रहा है, इसी तरह इमरान खान को भी बरी किया जाएगा जब करने में आएंगे वो। आपने कहा ना कि इमरान खान को बाहर लाने की प्लानिंग की जा रही है, तो जाहिर है जब बाहर लाएंगे तो उनके केसेस भी खत्म करेंगे। देखिए, आप कोई यकीन करेगा नवाज शरीफ के केसेस खत्म हो जाएंगे? नहीं। कोई दिमागी तौर पे सही नॉर्मल आदमी दिमाग में लाएगा? नहीं, केसेस खत्म। मगर आपने देखा ना, हो गए ना। तो हो गए ना, मैं आपको पहले बोलता था हो जाएगा, आपको तारीख भी बता दी थी। अगर इमरान खान के लिए कोई रिलीफ मिल रहा है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? इमरान खान तो बच्चा है उन लोगों के आगे। इमरान खान के केसेस भी इतने खतरनाक नहीं है जो उन लोगों के केसेस हैं। 400 अरब रुपए के केस है। पीपल्स पार्टी के हमारे जो साथी है वो आके बताते हैं 190 मिलियन। वो ये नहीं बताते हैं कि जरदारी के ऊपर जो है 5 साल में मातम कर रहे हैं ये लोग, मातम। कल तक ये केस $100 मिलियन इमरान खान चोर है, 100 मिलियन $90 मिलियन का हाथ कह रहे हैं, कोई केसेस नहीं है, क्योंकि इनको भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये आप सुन गलत रहे भाई। अरे वो ही आप सुना करें, आपने सुना नहीं, उन्होंने ये कहा कि इमरान खान के केसेस तो कुछ भी नहीं है जो इनके ऊपर है। लोग आके बोलते हैं 190 मिलियन का
मिलियन पाउंड का केस है, जरदारी का 500 का 700 अरब रुपए का केस। के लीडर की कॉल आई है लंदन से कि वो भी आज बोल रहा है कि इमरान खान बेकसूर है, तो आज इन्होंने अपने आप को भी सीधा भाई दोनों दोस्त है ना, दोनों दोस्ती है दोनों की। हमने तो इस चैनल पे बहुत पहले बताया था, गुलदस्ता और केक जो है पीटीआई वाले लेके अल्ताफ हुसैन के पास गए। हम कोई झूठी बातें तो नहीं करते हैं, अगर वो बोल रहे हैं तो सही बोल रहे होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं चौधरी साहब ने, बहुत पहले बताया था इस चैनल पे आके के गुलदस्ता और केक लेके गए अल्ताफ हुसैन के पास। ये लोग नाराज हो जाते हैं। हाँ, ये फजूल में नाराज हो जाते हैं। आपने से बात सच्ची की थी। मैंने कहा था ये अल्ताफ हुसैन के चरणों में जाके बैठ गए। रुक जाए चौधरी साहब, आपसे जाहिर साहब पाकिस्तान से बात कर रहे हैं। एक सेकंड जी, वालेकुम सलाम जी जी सर जी, साड़ी वाली भी आन दो, छड़ दो थोड़ी मेहरबानी। अच्छा जी, अच्छा बात माशाल्लाह इंसाफ की हो रही थी। मैं 2 सवाल अपने सीनियर तदीर पूछूंगा। शादी मुक्ति का केस का क्या बना? माल्डोन का वाकया हुआ, उसका क्या बना? माल्डोन का वाकया पूरी दुनिया ने देखा, 1.5 से 2 घंटे फायरिंग चलती रही और नहतों पे चलती रही। उस मामले का अच्छा, माल्डोन से जो आप देखे ना, जहाँ वाकया हुआ था तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर का फासला था। मुझे बताएं, आप वहाँ बैठे हैं, 1.5 से 2 घंटा मुसलसल फायरिंग होती रहे और वजीर आजम हाउस और वजीर आला साहब हो, वजीर कानून भी वही बैठे हो और कोई पूछने वाले ना हो। ये बताएं ये किस तरह हो चुका था? ये जरा इस पे जरा रोशनी डाले, क्योंकि मैं उन मजलूमों से मिला हुआ हूँ जिनके बच्चे, जिनकी बेटियां शहीद हुई थी। यहाँ तक कि मुझे कहते हुए शर्म आ रही है, 7 माह की हामला औरत पे सरेआम फायरिंग चलाई। मुझे बताएं, औरतों के पास कौन सा असला था? ये बताएं, ये चीजें क्यों करवाई गई? इसका जवाब दे दिया। दूसरा सवाल, शादी मुक्ति केस का जो बना, जिसने कत्ल किया था 3 माह के बाद विक्ट्री बना के वो बाहर आ रहा है। ये हमारे मुल्क का इंसाफ है? इस पे जरा रोशनी डालें। माशाल्लाह हमारे सीनियर हैं, हम तो जूनियर है, इनको पता है, बताएं जरा प्लीज। जी सर बताएं। भाई मैं तो हमेशा ये कहता रहा हूँ, हमेशा पॉइंट आउट करता रहा हूँ कि ये कानून जो पाकिस्तान में बने हुए हैं ये गरीबों के लिए हैं, इन लोगों के लिए थोड़ी है। ये मैं आज थोड़ी कह रहा हूँ, बहुत पहले कह रहा हूँ, इन लोगों के लिए मजाक है। जैसे अभी मजाक उड़ाया गया है पाकिस्तान में, जैसे अभी मजाक उड़ाया गया है। देखें, ये जितनी पार्टियां हैं ना, जितने पॉलिटिशियन हैं, इनके पीछे किसी कंट्री की सपोर्ट होती है। अब इमरान खान के पीछे जिस कंट्री की सपोर्ट है, जो लॉबी काम करती है, वो भी लोगों को पता है, तो इसलिए इनको रिलीफ भी थोड़ा मिल जाता है और थोड़े केस वेस की बात भी चल जाती है। वरना अब तक तो अगर बैक नहीं होती, अगर इमरान खान पे बैक नहीं होती, तो इनको तो अभी तक तो इनका काम हो गया था। जी अल्ताफ भाई के पीछे जो कंट्री है वो बताएं। अल्ताफ भाई के पीछे जो कंट्री है वो बताएं। अल्ताफ के पीछे वही कंट्री है जो इमरान खान के साथ है। दोनों भाई भाई हैं। सही कहा, जो दोनों की एक्टिविटी एक जैसी है, दोनों भाई भाई हैं। इनके जो है हाथ पैर मिले हुए हैं, सब गले मिलते हैं, ये केक खाते हैं साथ बैठ के, लंदन में तोहफे जाते हैं इमरान खान की तरफ से। आप लोग मजाक समझते हैं मेरी बात को? ऐसे थोड़ी उनके हाथ में बयान चल रहे हैं। आप बिला वजह कनाडा में बैठ के जो है किरकिर करते रहते हैं, ये ऐसे वो वैसे। आपके लीडर और आपके सरबराह तो वहाँ बैठ के जो है मिठाइयाँ खा रहे हैं, उनसे बयान दिलवा रहे हैं। चौधरी साहब ने बिल्कुल सही कहा। हम यहाँ बैठ के सिर्फ किरकिर करते रहते हैं, वहाँ पे सारे काम हो रहे हैं अंदर खाने। दोनों की बातें चल रही हैं। बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं अल्ताफ हुसैन जी, और ये लड़ रहे हैं यहाँ बैठ के। ये लड़ रहे हैं। बहुत सादा आदमी है दरअसल, बहुत सादा आदमी है और इनको पता ही कुछ नहीं है कि कहानी किस तरफ, ऊंट किस करवट बैठ रहा है। ये तो सिर्फ चौधरी साहब को पता होता है कि ऊंट किस करवट बैठ रहा है, उनको सारी इंफॉर्मेशन होती है उनके पास। वो अल्ताफ हुसैन के चरणों में जाके बैठे हुए हैं जी, और ये लोग नाराज हो रहे थे मुझसे, याद है ना आपको? जी, ये नाराज हो रहे थे। अल्ताफ हुसैन शुरू दिन से कह रहा है कि 9 मई का वाकया है, में इमरान खान का बिल्कुल हाथ नहीं है। जिन लोगों का हाथ है, हम गुल्ला में पता है किसका हाथ है। जी, वो अपनी स्पीच में कंटिन्यू कहता रहा, मगर ये लोग आपस में आपसे लड़ते रहे। ये मेरी समझ नहीं आया, क्यों लड़ते रहे, जबकि आप तो इस पार्टी से ताल्लुक ही नहीं रखते। आप तो कहते हैं मैं न्यूट्रल हूँ। मैं तो देखिए हर पार्टी की बुराई करता हूँ, हर पार्टी की अच्छाई करता हूँ। जी, सही कहा। अच्छी बात होगी वो बोलूंगा। अब जैसे कल मैं हंस रहा था, आपके प्रोग्राम में केस चल रहा था कि फराज साहब की जायदाद पे कब्जा हो गया है। जी, उन्होंने बेवकूफी की, वो दुआ करें कि इमरान खान आ जाए। इमरान खान के दौर में अरबों
जी ओवरसीज पाकिस्तानियों की। ये मैं आपके चैनल पे पहले बोल चुका हूँ। अच्छा काम था इमरान खान का, मैंने बोला आपके चैनल पे। जी बोला था पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, अभी आप क्या देखते हैं कि इमरान खान को बाहर लाने की तैयारियां की जा रही हैं या अंदर रखने की तैयारियां की जा रही हैं? जिस तरह सैयद साहब ने कहा कि बाहर लाने की तैयारियां की जा रही हैं, इस बात से आप एग्री करते हैं या नहीं करते? ये बताएं सवाल का जवाब। कोशिश की जा रही है, लेकिन इमरान खान साहब ने सियासी गलतियां कर दी हैं। वो तो बहुत बड़ी गलतियां की है, मगर इसके बावजूद भी इमरान खान को बाहर लाने की तैयारी की जा रही है। उसके बावजूद भी कोशिश की जा रही है। देखिए, मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि इमरान खान जो है ना, वो ये चाहते हैं कि है ना, उनको जो है ना सिर्फ अवाम के सामने लाया जाए। वो ये नहीं चाह रहे नवाज शरीफ की तरह कि उनको बाहर भेज दिया जाए। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि मुझे अवाम के साथ लाया जाए, इलेक्शन की तैयारियां और इलेक्शन टाइम पे हो। सिर्फ ये दो चीजों की डिमांड है उनकी। यही चीज चाह रहे हैं। देखें, आप सिर्फ एक चीज से अंदाजा लगाएं। एक बात बोलूंगा, समझने वाले के लिए काफी है, समझे? टीवी में शोर क्या होता है, मीडिया में प्रोपेगेंडा किस बात का किया जाता है ज्यादा? 190 मिलियन पाउंड हर टीवी बात होगी। 190 मिलियन पाउंड जो रिसेंटली एसएसपी आके बोल रहा है, कह रहा है प्रूफ है मेरे पास, और जो जाली अकाउंट है वो भी मौजूद है, 700 अरब रुपए का, उसके ऊपर टीवी पे बात नहीं होती है। समझ रहे हैं आप? आगे समझ जाइए बात। ये तो समझदार के लिए काफी है ना। किसको रखना है, किसको दबाना है। 700 अरब रुपए रेगिस्तान बना दिया कराची को, एक पैसा नहीं रखने दिया। वो आदमी झूठ नहीं बोल रहा है। पूरे सिंध को रेगिस्तान बना दिया। 700 अरब नहीं, 1400 अरब भी ले गया है वो। जी अच्छा चौधरी साहब, एक बात का जवाब दीजिए। अभी आपने कहा पीटीआई वाले जो हैं वो अल्ताफ हुसैन के चरणों पे आके बैठ रहे हैं। अभी नहीं कहा मैंने, भाईजान बात सुनिएगा। नहीं, वो ये कह रहे हैं मैंने अभी नहीं कहा, ये मैंने बहुत पहले कहा था। मैंने ये तो बहुत पहले कहा है, बहुत पहले से याराना चल रहा है लंदन में। अच्छा सुन तो ले, मुझे ये बता दे कि अल्ताफ हुसैन सर से लेके पांव तक बिल्कुल एक जैसे हैं, तो उनके चरण कहाँ से शुरू होते हैं, जरा मुझे ये भी बता दें। यार ये अकलमंदों के देखिए साजिद भाई, ये सवाल आपका कोई लॉजिकेबल नहीं है। साजिद भाई, ये सवाल आपका कोई लॉजिक नहीं रखता जो आपने सवाल इनसे पूछा है। बट आप देखें, आप ऐसी उन्होंने उन्होंने एक जनरल बात कह दी, एक आम बात कह दी, मुहावरे के तौर पे जो यूज होता है कि चरणों में बैठ गए। आपने तो लेकर इसको पॉइंट उठा लिया। जी साजिद भाई, ये इसका कोई तुक नहीं है। आप ये सैयद साहब से पूछ लें, इसका जवाब सैयद साहब अच्छा देंगे। चौधरी साहब चुप रहे। जी सैयद साहब क्या कहेंगे आप? 1 मिनट के लिए चौधरी साहब, सैयद साहब बोले। जी सैयद साहब साथ ही यहाँ लगे मेरे। जी बोले। मैंने आपको बताया ना कि आप लोगों को सिर्फ जो कुछ भी करना है, अपना गला बचाए, अपनी एनर्जी बचाए और 8 फरवरी को जाके वोट डालें। उसके बहस करने का कोई फायदा। अल्लाह सैयद साहब, आपके पास तो मुझे लग रहा है आज कुछ बोलने के लिए है नहीं। अभी साजिद भाई ने इतना अच्छा सवाल पूछा जिसका मैंने कहा जवाब दे दें आप, शायद देंगे आप, मगर आपके पास मुझे लग रहा है कोई जवाब ही नहीं है। अरे यार, यहाँ पर 3 जज, 5 जज, 7 जज, 10 जज, 3 जज, ये जज को खुद नहीं पता है कि उसने करना क्या, क्या जज कर सकते। जज को खुद नहीं पता कि मैं करूँ तो क्या करूँ। अरे उन्होंने तो हट के सवाल किया था ना आपसे, वो जज की बात तो छोड़ दें, उन्होंने तो हट के आपसे जवाब लिया है। एक बात सुने साजिद भाई, आपने बिल्कुल हट के सवाल किया इनसे और ये जज में हट गए। मैं अभी तक तीसरी जमात की ना बेंच याद आ जाती है, जो हमें बेंच के ऊपर मुर्गा बनाते थे, वो बेंच याद आ जाती है मुझे। सैयद भाई सुने तो, क्या आप इस बात पे यकीन रखते हैं कि जो चौधरी साहब बोल रहे हैं कि पीटीआई इमरान और अल्ताफ हुसैन के चरणों पे जाके बैठ गए, आप यकीन रखते हैं इस बात पे? वो चरणों पे बैठ गए अभी तक। इनको तो इनकी बातों का बुरा मत माना करो। जब इनको हाइप में वो होता है बात कर। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि सैयद साहब की तो बात नहीं समझ में आई। मैंने उनसे बात पूछी और कोई लॉजिक नहीं थी उस सवाल की जो साजिद भाई ने पूछी चौधरी साहब से। मैंने कहा चले सैयद साहब इसका जवाब देंगे, तो सैयद साहब को देखेंगे वो लेकर क्या बात आए कि कोई उनके पास कोई सवाल का जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहा है। अरे 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं हो रहा है। अभी आप ये देखेंगे कितनी पूरी गुफ्तगू में हमने यही बात की कि 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं हो रहा है, ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि डेट आगे बढ़ाई जाए। उस पर गुफ्तगू हुई है और ये अटके में 8 फरवरी के कि आप लोग जाएं और जाके वोट दें। चले मान भी लें कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं। हाँ जी, असल में सैयद साहब को चरण
सेकंड जाफरी भाई, अगर मान भी ले 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं, हम ओवरसीज का तो वोट ही नहीं है वहाँ पे, हम वोट खाते डाल देंगे जी। अरे दुआ तो दे सकते हो, किसी को अभी से दुआ देना शुरू कर देते हैं। यार दुआ वगैरह ना दें, डरे नहीं, सबसे पहले शिकागो जाएं और एहतजाज करें, भरमबाजी ना करें, चीख चिल्ला ना करें। बहुत सही बात की चौधरी साहब ने कि चिल्ला चिल्ली ना करें, भरमबाजी ना करें, जाएं जलसा जुलूस निकालें शिकागो में जाकर। चीफ साहब है, अगर जान है तो प्रोटेस्ट करें। निशान होता नाड़ा। चौधरी साहब ने बहुत अच्छी बात की। चौधरी साहब मैं अप्रिशिएट करती हूँ आपकी इस बात से कि इनके पास कोई जवाब नहीं है इसके लिए। भाई ये कुछ नहीं करते, ये कुछ नहीं करते, ये सिर्फ आके शो में शोर मचाते हैं बस। हमारी रेड लाइन है, इमरान खान हमारी रेड लाइन है, हमारा ये है, हमारा वो है, कह के मरवा दिया है। अब अभी अभी अगर इतना दमखम है, अमेरिका कनाडा में बैठे हुए। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप तमाम कॉलर का शुक्रिया। चौधरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया जो प्रोग्राम में शामिल हुए, और जो शामिल नहीं हो सके, कल हुए थे मगर आज नहीं हुए। आज उन्होंने कॉल नहीं की मगर कल बहुत ज्यादा कॉलें की थी, तो प्लीज कल कर लीजिएगा कॉल, इसलिए कि मैं कल आप लोगों को नहीं ले सकी, मगर आज मेरा प्लान था आप लोगों को सबसे पहले यार करूंगी। चले, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, जिंदगी रही इंशाल्लाह कल फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।